हेलो एवरीबॉडी, तो वेलकम बैक टू योर मोस्ट अवेटेड सीरीज का अगला चैप्टर जो कि है एवोल्यूशन। तो हम कर रहे हैं एनसीईआरटी रिकॉल। जिन्हें नहीं पता, इस अमेजिंग सीरीज के थ्रू आप एनसीईआरटी की एक एक लाइन को रिवाइज कर सकते हो। हम रिकॉल और पीवाईक्यू को पैरेलली लेकर चल रहे हैं। पहले हम पीवाईक्यू डिस्कस करते हैं जिसमें हमें सारे इंपॉर्टेंट एफएटीज मिल जाते हैं कि अच्छा ये टॉपिक है जो एनटीए को बहुत पसंद है। अब एनटीए को पसंद है तो हमें स्ट्रॉन्ग करना है, तो स्ट्रॉन्ग करने हम आते हैं एनसीईआरटी रिकॉल पे, जहां पर हम एक एक लाइन एनसीईआरटी की प्रैक्टिस कर लेते हैं। हम यहाँ पे एमसीक्यूज, हम डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन, मैच द फॉलोइंग, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट, फिल इन द ब्लैंक्स, इतने सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लेते हैं कि एनसीईआरटी के कोने कोने से लिया हुआ क्वेश्चन यहां पर होगा और इसके बाद एनसीईआरटी पढ़ने की जरूरत आपको नहीं रहने वाली है। तो एवोल्यूशन का पीवाईक्यू आप लोगों को ऑलरेडी मिल चुका है। अगर आपने वो नहीं देखा है तो जाकर उसको देख लीजिएगा ताकि आपको सारे एफएटीज समझ में आ जाए। वैसे मैं आपको मोर और लेस बताऊं तो आपको एविडेंसेस से ज्यादा क्वेश्चन मिल जाते हैं, जियोलॉजिकल टाइम स्केल से मिल जाते हैं, ह्यूमन एवोल्यूशन से मिल जाते हैं। लेकिन क्योंकि हम एनसीईआरटी रिकॉल में एक एक चीज डिस्कस करने वाले हैं तो अच्छे से पूरे वीडियो को एंड तक देखना और साथ में सही सही आंसर सॉल्व करने की कोशिश करना। मेरा नाम नितिका बत्रा है, जो मुझे नहीं जानते हैं। और अब हम शुरू करते हैं आज का लेक्चर। तो टॉपिक वाइज मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन से शुरू करेंगे, फिर हम बहुत सारे और क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे। इसमें हमारे पास आ रहा है दो टॉपिक एक साथ हमने लिए, ऑरिजिन ऑफ लाइफ, एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म। क्योंकि जो दूसरा एवोल्यूशन ऑफ लाइफ फॉर्म है उसमें सिर्फ डार्विन की एचएमएस बीगल के बारे में बता रखा है और स्पेशल क्रिएशन थ्योरी के बारे में बता रखा है, तो वो बहुत थोड़ा ही है। तो उन दोनों के टॉपिक हम एक साथ ले रहे हैं, उन दोनों के क्वेश्चन हम एक साथ ले रहे हैं। देखो जरा क्वेश्चन नंबर 1, The study of history of life forms of the earth is called। यही जो history of life form है इसे तो हम evolutionary biology कहते हैं। इसी branch of biology को तो हम evolutionary biology कहते हैं। एक्चुअली जब आप इस चैप्टर में पढ़ते हो तो वो बोलते हैं कि ये अपने आप में एक स्टोरी भी है और रिजल्ट ऑफ अ स्टोरी भी है। दोनों ही चीजें इवोल्यूशन या एवोल्यूशन चैप्टर में आती हैं। तो हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स को पढ़ना मतलब आप एवोल्यूशन कर रहे हो। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 2, मैच कॉलम 1 विद कॉलम 2। वैसे अपने क्वेश्चन नंबरिंग नहीं भी रखेंगे तो भी ठीक है, एनीवे हम आंसर कर लेते हैं। अगला देखो नेक्स्ट क्वेश्चन, ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स, बिग बैंग थ्योरी से 20 बिलियन ईयर्स अगो। ये मेरे पास 3 ऑप्शन में दिया हुआ है। अर्थ का ओरिजिन मुझे पता है 4.5 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये मेरे पास 1 इस ऑप्शन को हटा दूंगी, इसको हटा दूंगी। लाइफ जो आया उसके 500 मिलियन साल बाद आई है यानी 4 बिलियन ईयर्स अगो, तो ये 2 हो जाएगा। और पहला सेल्यूलर फॉर्म, पहला नॉन सेल्यूलर फॉर्म 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया, पहला सेल्यूलर फॉर्म 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले आया यानी कि 3। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। यूनिवर्स बहुत पुराना है, ऑलमोस्ट 20,000 मिलियन ईयर्स ओल्ड, दिस बिकम्स 20 बिलियन बेटा, है ना। तो यूनिवर्स 20 बिलियन ईयर्स पहले ही बना है। 20,000 मिलियन का मतलब 20 बिलियन होता है और ये डेटा तो ठीक है। ह्यूज क्लस्टर्स ऑफ गैलेक्सीज कंप्राइज द यूनिवर्स, गैलेक्सीज कंटेन स्टार्स एंड क्लाउड्स ऑफ गैस एंड डस्ट। यही तो होता है गैलेक्सी में। हमारी गैलेक्सी कौन सी है, मिल्की वे गैलेक्सी। बिग बैंग थ्योरी अटेम्प्ट टू एक्सप्लेन टू अस द ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स। हम ओरिजिन ऑफ यूनिवर्स बिग बैंग थ्योरी से ही पढ़ते हैं। आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बताना है बिग बैंग थ्योरी के बारे में। इट टॉक्स ऑफ अ मेनी ह्यूज एक्सप्लोजन, नहीं यही गलती होगी, सिंगल लार्ज ह्यूज एक्सप्लोजन था, मेनी तो नहीं था, ये गलत हो जाएगा। बाकी सब ठीक है, अनइमेजिनेबल इन फिजिकल टर्म। द यूनिवर्स एक्सपैंडेड एंड देन टेम्परेचर इंक्रीज, नहीं बेटा, जब एक्सप्लोजन हुआ तो जो पूरा पैराग्राफ है मुझे लग रहा है उसी को यहाँ पर पॉइंट्स में उतार दिया गया। इतना बड़ा एक्सप्लोजन हुआ, फिर उसके बाद टुकड़े टुकड़े हो गए, है ना। जो यूनिवर्स पूरा का पूरा एक्सपैंड कर गया, टेम्परेचर लो हो गया, इतना हाई टेम्परेचर ऑलरेडी था वो थोड़ा सा लो हो गया। कुछ टाइम बाद गैसेस बनी हाइड्रोजन और हीलियम, तो इंक्रीज नहीं हुआ इसलिए ये गलत है। फिर वो गैसेस डीकंडेंस नहीं कंडेंस हुई है, वो गैसेस ग्रेविटेशन के अंदर कंडेंस हुई है और उन्होंने प्रेजेंट डे यूनिवर्स की गैलेक्सीज बनाई है, वो डीकंडेंस नहीं हुई है। मिल्की वे गैलेक्सी हमारी गैलेक्सी है, उसके सोलर सिस्टम में अर्थ वाज सपोज्ड टू हैव बीन फॉर्म 4.5 बिलियन ईयर्स अगो। ये बात है बिल्कुल आपकी ठीक है कि उस यूनिवर्स में अर्थ 4.5 बिलियन ईयर्स अगो पहले बनी है। आंसर आपके पास क्या हो जाता है, यहाँ पे डी हो जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चा लोग। For a long time, it was also believed that life came out of decaying and rotting matter like straw, mud, etc. कि मतलब मरी हुई चीजों से लाइफ आई है। इसे ही थ्योरी ऑफ स्पॉन्टेनियस जनरेशन कहते हैं। ये बायोजेनेसिस नहीं है बेटा, ये स्पॉन्टेनियस जनरेशन है। स्पॉन्टेनियस जनरेशन को ए बायोजेनेसिस भी कहते हैं, बट यहाँ पर यही मेरे पास आंसर हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा, बी। किस साइंटिस्ट ने दी ये लिखा नहीं हुआ एनसीईआरटी ने, तो हमें याद नहीं रखना, पर हमें ये जरूर याद रखना है कि इस थ्योरी को रिजेक्ट या डिस्प्रूव करने में लुईस पास्चर का बहुत बड़ा हाथ था, वो हमसे पूछा भी जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं, मुझे यहाँ पे इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है, ठीक है। लुईस पास्चर ने बहुत केयरफुल एक्सपेरिमेंटेशन कर ये दिखाया था कि लाइफ प्री एग्जिस्टिंग लाइफ से आई है, सही बात है। लुईस पास्चर ने एक प्री स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क लिया,
लाइफ डिड नॉट कम फ्रॉम द किल्ड ईस्ट, जिसमें अगर मरा हुआ ईस्ट था क्योंकि वो स्टेरिलाइज्ड फ्लास्क था तो उससे नई लाइफ नहीं आई थी। वाइल इन अनदर फ्लास्क दैट वाज ओपन टू एयर, जो उनका स्वैन नेक फ्लास्क को अगर हम काट दें तो वो वाला जो फ्लास्क था वो एयर के लिए ओपन हो गया। उनका एक फ्लास्क तो ऐसा था स्वान नेक, उसमें नई लाइफ नहीं आई। लेकिन दूसरा जिसकी गर्दन कटी हुई थी, जो एयर के एक्सपोजर में था, न्यू लिविंग ऑर्गेनिज्म किल्ड ईस्ट से वहां पर आ गए थे। ये बात तो ठीक है। स्पॉन्टेनियस जेनरेशन को डिसमिस किया था लुईस पैस्चर ने, लुईस पैस्चर आंसर्ड हाउ द फर्स्ट लाइफ केम ऑन अर्थ। नहीं बेटा, उनको ये पता था कि मरे हुओं से तो लाइफ नहीं बनती, लेकिन फिर लाइफ किससे बनती है, इस हाउ का जवाब उनके पास नहीं था। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, डी। ये इनकरेक्ट हो जाएगा, आंसर आपके पास क्या आएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं यूरे और मिलर की बात करूं तो उन्होंने उस एक्सपेरिमेंट से ओपेरिन और हेल्डेन के जो थ्योरी थी, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, उसको प्रूव करने की कोशिश करी थी। तो इन्होंने इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज का एक्सपेरिमेंट लिया था। किस किस की फॉर्मेशन हुई थी? सबसे पहले अमीनो एसिड, कुछ टाइम बाद उनको शुगर्स भी मिले हैं, उनको पिगमेंट्स भी मिले हैं, उनको फैट्स भी मिले हैं, लेकिन ये अमीनो शुगर, ग्लूकोजामीन, ये सारी चीजें हम नहीं पढ़ते। जो सबसे पहली चीज उनको मिली थी वो मिली थी अमीनो एसिड। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। केमिकल एवोल्यूशन, थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन, जो क्या कहती है कि लाइफ बनी नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से, नॉन लिविंग थिंग से नहीं, नॉन लिविंग मॉलिक्यूल से। शायद पहला ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना होगा और उससे ओरिजिनेशन हुआ होगा पहले सेल का, और फिर लाइफ आई होगी। अब आप ऑप्शन रीड करो। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम ऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट, नहीं। तो केमिकल एवोल्यूशन ही थ्योरी ऑफ केमिकल एवोल्यूशन जो ओपेरिन और हेल्डेन ने दी थी, तो उन्होंने कहा था पहले इनऑर्गेनिक एलिमेंट से, उनसे इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स बने, उनसे ऑर्गेनिक मोनोमर बने, उनसे ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बने, तो लास्ट में ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाना बेटा। फॉर्मेशन ऑफ डाइवर्स ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल फ्रॉम रेडियो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट, नहीं, रेडियो एक्टिव कॉन्स्टिट्यूएंट से तो नहीं। ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बना रहे हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, यस। रिड्यूसिंग या नॉन रिड्यूसिंग की बात हम यहाँ पे नहीं कर रहे, बस हमने ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल बनाए हैं इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट से, तो आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। जो स्पेशल क्रिएशन थ्योरी है फादर सोरेज ने दी थी, उसकी 3 कॉनोटेशन है, आपको करेक्ट कॉनोटेशन पहचाननी है। सारे लिविंग ऑर्गेनिज्म दैट वी सी टुडे वर क्रिएटेड एज सच, ये बात ये थ्योरी कहती है कि यू ऑल वर क्रिएटेड एज सच। डाइवर्सिटी हमेशा से सेम थी, क्रिएशन के टाइम भी और आगे भी सेम रहेगी, और अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है। यहाँ 40,000 लिखा हुआ है तो ये गलती हो गई। उनके अकॉर्डिंग अर्थ सिर्फ 4000 साल पुरानी है, कोई बहुत ज्यादा पुरानी नहीं है। तो ए और बी यहाँ पर करेक्ट है, इसलिए आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखो। हिस्ट्री ऑफ अर्थ कैन बी स्टडीड इन टर्म्स ऑफ, मतलब अगर आप पूरा इस टाइम को डिवाइड करोगे तो सबसे बड़ा टाइम पीरियड होता है एरा। एरा के अंदर आते हैं पीरियड्स, पीरियड्स के अंदर आते हैं इपोक्स। तो ये तीनों ही चीजें आप स्टडी कर सकते हो। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, चलिए। आपको ये यूरे और मिलर का एक्सपेरिमेंट दिया और आपको क्या बताना है कि ये फिगर क्या है। तो ये फिगर मिलर का एक्सपेरिमेंट है। एक्स यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक डिस्चार्ज जो इलेक्ट्रोड की वजह से आ रही है। इन्होंने एक्स को वैक्यूम पंप कह रखा है बेटा, ये तो गलत बात होगी ना, वैक्यूम पंप तो ये वाला होता है। फिर ये जो वाई है, वाई के अंदर धीरे धीरे आपको सारे एलिमेंट्स मिल रहे हैं, और वो इनऑर्गेनिक नहीं है बेटा, वो ऑर्गेनिक कॉम्पोनेंट्स है। जो जेड है वो वैक्यूम पंप है बेटा, उसको स्पार्क डिस्चार्ज लिखा हुआ है, तो इन दोनों को तो उल्टा लिखा हुआ है। ये स्पार्क डिस्चार्ज होती है, ये वैक्यूम पंप होती है, और इसमें आपको इनऑर्गेनिक नहीं ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स मिलते हैं। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन करते हैं। व्हाट आर दी एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। तो अब हम एविडेंसेस पे एंट्री कर रहे हैं। फॉसिल्स जो होते हैं दे आर दी प्रिजर्व्ड रिमेन्स ऑफ पास्ट लाइफ फॉर्म। हमने किसी ना किसी वे में वो ऑर्गेनिज्म जो पास्ट में थे उनको प्रिजर्व करके रखा हुआ है, वही फॉसिल्स होते हैं। मिनरलाइज्ड फॉर्म ऑफ हार्ड बॉडी भी मिलती है। कभी किसी पूरा एनिमल नहीं मिल रहा तो उसकी बोन मिलेगी, उसकी टीथ मिलेंगे, क्योंकि वो इनऑर्गेनिक मटेरियल था, वो डिकम्पोज नहीं हुआ, तो आपको उसके मिनरल्स फॉर्म मिल गए, ये बात भी ठीक है। ये आपको लेयर्स में मिलेगा सेडिमेंट्री रॉक में, जैसे जैसे पत्थर जमा होते जा रहे हैं साथ साथ में रिमेन्स भी मिल रहे हैं ना, तो आपको लेयर्स की फॉर्म में मिलेंगे, ये बात भी बिल्कुल ठीक है। तो फॉसिल्स के बारे में ये सारे ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। हम एक फैमिली ट्री दे रखा है डायनासोर का और उनके लिविंग प्रेजेंट डे काउंटर पार्ट का। आपको एबीसी पहचानना है बेटा। यहाँ पे एबीसी इन्होंने शायद बीच में ही ले रखा है, ए ले रखा है, अच्छा बी यहाँ पे ले रखा है, सी इन्होंने मार्क कर नहीं रखा, मुझे लग रहा है इसको ही सी मार्क किया होगा, शायद इसी को ही सी मार्क किया होगा। तो बेटा ये जो आपके पास है टिरानोसोरस, और जो टिरानोसोरस आपके पास है वो ब्रैकियोसोरस उसका एंसेस्टर है। जो आपके पास यहाँ पर है प्रेजेंट, इसको बोलते हैं ट्राइसेराटॉप्स। ये एकदम टॉप्स पे है, तो इसकी ट्रिक भी मैंने बता रखी है। इसकी ट्रिक की मैंने इनफैक्ट 2 वीडियोस में बता रखी है। एक तो मैंने जियोलॉजिकल टाइम स्केल की वीडियो इसी चैनल पर बना रखी है, आप सर्च करना, आपको बहुत बढ़िया तरीके से ये वाला ग्राफ,
जो प्लांट और एनिमल वाला आगे डायग्राम दे रखा है सब रटवा रखा है उसके अंदर मैंने, विद एरा, इपोक, सब कुछ, तो वो आप देख सकते हो। और मैंने इनकी भी ट्रिक दे रखी है। तो ये बेटा एकदम टॉप पे है ना, तो ये ट्राइसेराटॉप्स है। और ट्राइसेराटॉप्स को बनाता है स्टेगोसोरस, तो ये स्टेगोसोरस है। और बीच में है एसीपी प्रद्युमन, तो ए से आर्कियोपेटेरिक्स होता है, सी से क्रोकोडाइल होता है, सी से क्रोकोडाइल होता है, और फिर ये टिरैनोडोन होता है। तो मेरे पास ए क्या है, आर्कियोपेटेरिक्स, जो मेरे पास दो ऑप्शन में, मेरे पास बी क्या है, ट्राइसेराटॉप्स, जो इस ऑप्शन में, और सी मेरे पास क्या है, क्रोकोडाइल। तो आंसर क्या हो जाएगा यहाँ पे, सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस ऑफ एवोल्यूशन। पैलियोंटोलॉजी मतलब फॉसिल्स की बात कर रहे हैं, तो क्या इसके अंदर डायनासोर्स के रिमेन्स आ जाएंगे, क्या इसके अंदर डायनासोर्स के रिमेन्स आ जाएंगे, हाँ डायनासोर्स के रिमेन्स आ जाएंगे। होमोलोगस एनालोगस जो है वो एनाटॉमिकल और मॉर्फोलॉजिकल एविडेंसेस के अंदर आते हैं, वो फॉसिल या पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है। वेस्टिजियल पार्ट भी एनाटॉमिकल के अंदर आते हैं, तो यहाँ पर ये हो जाएगा ये, क्योंकि डायनासोर अभी मिल नहीं रहा ना, तो उसका हमें सिर्फ क्या मिल रहा है, रिमेन, तो वो पैलियोंटोलॉजिकल एविडेंस है। अगर मैं एम्ब्रियोलॉजिकल सपोर्ट फॉर एवोल्यूशन की बात करूं, तो ये जो ऑन्टोजेनी, रिकैपिचुलेट, फाइलोजेनी, ये किसने प्रपोज किया था, ये अर्नस्ट हैकल ने प्रपोज किया था। ये इस ऑब्जर्वेशन पे बेस्ड था कि सर्टेन फीचर्स ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज कॉमन टू ऑल वर्टिब्रेट्स दैट आर एब्सेंट इन एडल्ट, मतलब उस ऑर्गेनिज्म की एम्ब्रियोनिक स्टेज में आपको कुछ ऐसे फीचर्स दिखते हैं जो कि उसके एंसेस्टर में मिलते हैं आपको, ये चीज आपको एडल्ट में नहीं मिलती। ये उनकी एम्ब्रियोलॉजिकल थ्योरी थी, ये अर्नस्ट हैकल ने दी थी, और इसको रिजेक्ट किया था कार्ल अर्नस्ट वॉन बेयर ने। तो यहां पर आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, स्वीट पटेटो है और पटेटो है, तो जो स्वीट पटेटो है बेटा वो रूट की मॉडिफिकेशन होती है, और जो पटेटो है वो स्टेम की मॉडिफिकेशन है, पर दोनों ही स्टोरेज ऑर्गन है। तो ऑरिजिन दोनों का सेम नहीं है, एक रूट और एक स्टेम है, पर दोनों ही फूड स्टोर करने का काम कर रहे हैं। तो ये आते हैं आपके पास एनालोगस ऑर्गन, तो बस याद रखना। और इन्होंने बहुत बढ़िया गलती करके यहाँ 2 और यहाँ 1 लिख रखा है, इन्होंने गलती नहीं करी, गलती करवाने का जाल बिछा रखा है। तो 2 रूट है, इस बात को याद रखना, 1 रूट नहीं है, 2 स्टेम नहीं है, तो नन ऑफ दीज होगा। अब बहुत से बच्चे इसमें सी आंसर करेंगे कि ये करेक्ट है बेटा, पर यहाँ स्टेम है और यहाँ रूट है, तो आंसर हो जाएगा डी। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, मुझे बताना कमेंट सेक्शन में किस किसने इस वाले क्वेश्चन में गलती करी, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। तो ऐसी चीजें थोड़ा सा ध्यान देना होता है। असर्शन रीजन में भी ना हम बहुत बार सोच लेते हैं कि पहला ऑप्शन होगा करेक्ट एक्सप्लेनेशन, दूसरा ऑप्शन होगा नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन, और इसको बदल दिया जाता है। बहुत बार ये स्टेटमेंट्स को इंटरचेंजेबली लिख दिया जाता है और फिर हमसे हो जाती है गलती, तो वही हमको अवॉइड करनी है। अगला क्वेश्चन देखो जरा यहाँ पे, द सिमिलर स्ट्रक्चर्स विद डिफरेंट फंक्शन, है ना, फंक्शन अलग अलग है बेटा। सिमिलर स्ट्रक्चर है मतलब ऑरिजिन सेम है पर फंक्शन इनका अलग अलग है, और कॉमन एंसेस्ट्री है, तो ये अपने आप कौन से ऑर्गन्स हो जाएंगे, होमोलोगस ऑर्गन हो जाएंगे। आंसर आपके पास क्या आएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, ये इमेज आपको दिखा रखी है फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ये सारे के सारे क्या है, मैमल। और अगर आप इनके फोर लिम्स को देखोगे तो अंदर से वही ह्यूमरस, रेडियस, अल्ना आपको दिखाई देगा, तो एंसेस्ट्री सेम है पर फंक्शन अलग अलग है। तो जो बेसिक सिमिलैरिटीज दिख रही है आपको वो बोन्स में दिख रही है इन दी फोर लिम्स ऑफ व्हेल, बैट, चीता एंड ह्यूमन, ये इनकी कॉमन एंसेस्ट्री को दर्शाता है। क्या ये सब एनालोगस स्ट्रक्चर है, नहीं बेटा, ऑरिजिन सेम है इसलिए ये होमोलोगस स्ट्रक्चर है। क्या ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन दिखाते हैं, नहीं बेटा, होमोलोगस ऑर्गन्स तो डाइवर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं। क्या ये वेस्टिजियल स्ट्रक्चर्स हैं, ऑफ कोर्स नॉट, तो आंसर क्या हो जाएगा, ए। कि आपको बोन में सिमिलैरिटी मिल रही है मतलब आपको एंसेस्ट्री में सिमिलैरिटी मिल रही है, वो आपका आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन सा होमोलोगस को रिप्रेजेंट कर रहा है, एक बटरफ्लाई और एक बर्ड। होमोलोगस मतलब ऑरिजिन होना चाहिए सेम, बस एक बात याद रखना, ऑरिजिन होना चाहिए सेम बेटा। एक नॉन कोडेड और एक कोडेड, ऑरिजिन सेम नहीं है। ऑक्टोपस और मैमल, एक नॉन कोडेड और एक कोडेड, ऑरिजिन सेम नहीं है। बोगनविल एंड कुकर बेटा, इन दोनों का ऑरिजिन सेम होता है, ये दोनों एक्सिलरी बर्ड से बने हैं, तो ये होमोलोगस ऑर्गन है। फिर पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स के फ्लिपर्स की अगर मैं बात करूं तो ये आपके पास एनालोगस ऑर्गन में आता है, और ये बहुत रिपीट होने वाला एग्जांपल है एनसीईआरटी का कि फ्लिपर्स ऑफ पेंगुइन्स एंड डॉल्फिन्स, ये दोनों का ओरिजिनेशन सेम नहीं है, एक बर्ड है और एक मैमल है, लेकिन फंक्शन सेम है, तो ये एनालोगस ऑर्गन है। तो ये भी आपके पास कौन सा ऑर्गन है, एनालोगस। तो ये थॉर्न्स एंड टेंड्रिल्स ऑफ बोगनविल एंड कुकर बेटा, ये होमोलोगस है, क्योंकि इन दोनों का ऑरिजिन एक्सिलरी बर्ड से है बेटा, ऑरिजिन सेम है, वो दोनों का एक्सिलरी बर्ड से, इसलिए ये किस में आते हैं, होमोलोगस ऑर्गन में आते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखो, इसमें से कौन होमोलोगस है टू विंग ऑफ अ बर्ड, मतलब ऑरिजिन सेम होना चाहिए। मोथ और बर्ड ऑरिजिन सेम होगा, एक नॉन कॉर्डेट है, कॉर्डेट है। हाइंड लिम्ब ऑफ रैबिट, चलो बर्ड और रैबिट फिर भी एव्स और मैमल्स पास पास हैं, पर विंग्स बनते हैं फोर लिम्ब से, हाइंड लिम्ब से नहीं, तो ऑरिजिन सेम नहीं होगा, और मुझे ऑरिजिन सेम ढूंढना है, फिर यहां ले ली इन्होंने वेल, वेल भी मैमल है, मैमल के फ्लिपर और इसके बर्ड सेम हो सकते हैं। इधर ले ली शार्क, शार्क फिशेस है, वो बहुत दूर पड़ जाएगी, वो फिर भी बर्ड से बहुत दूर पड़ जाएगी, बर्ड के ज्यादा पास, ऑफ कोर्स मैमल आएगा बेटा।
मैमल का फ्लिपर ज्यादा ठीक होगा। और वैसे भी विंग्स अगर होंगे तो वो पेक्टोरल फिन लिखना चाहिए था, डोर्सल फिन नहीं। डोर्सल फिन में ओरिजिनेशन सेम फिर से नहीं आएगा, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। आई होप आपको समझ में आया। आप ओरिजिन सेम ढूंढ रहे हो तो आप बर्ड का ओरिजिन ऑफकोर्स मैमल के साथ देखोगे ना, सिमिलर ओरिजिन आसपास का, चलो भाई बंधु यहां दिख जाएंगे, फिश बहुत दूर हो जाएगी। तो आंसर आपके पास क्या आएगा? सी आएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स विद सिमिलर फंक्शंस। इंडिपेंडेंट एवोल्यूशन ऑफ स्ट्रक्चर्स मतलब ओरिजिन सेम नहीं है, अपना अलग अलग एवोल्यूशन हुआ, पर सब सेम जगह आए तो सिमिलर फंक्शन आ गया, तो ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन हुआ बेटा। इसको एनालोगस ऑर्गन्स या कन्वर्जेंट एवोल्यूशन बोलेंगे। आंसर आपके पास क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एनालोगस स्ट्रक्चर्स किसकी वजह से आ रहे हैं? एनालोगस वो होते हैं जिनका ओरिजिन सेम नहीं होता, फंक्शन सेम है, तो ये कौन सी इवोल्यूशन है? ये कन्वर्जेंट एवोल्यूशन है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं कैक्टस के स्पाइन और पी के टेंड्रिल की बात करूं, अच्छा नहीं पता, मान लेते हैं मुझे ये ऑप्शन नहीं पता, हम फिर भी देख लेते हैं। वैसे स्पाइन और टेंड्रिल दोनों एक्सिलरी बर्ड से ही बनेंगे, तो होना तो ये होमोलोगस ही चाहिए, पर फिर भी हम देख लेते हैं। फिर हमें एक इंसेक्ट और एक बर्ड दिखाया, एक नॉन कोडेड और एक कोडेड, ओरिजिन सेम नहीं है पर दोनों के विंग्स का फंक्शन सेम है, मतलब ये एनालोगस स्ट्रक्चर है, मतलब ये एनालोगस स्ट्रक्चर है। विजडम टीथ वेस्टिजियल होता है, किसी काम का नहीं। डार्विन फिंचेस नेचुरल सिलेक्शन को प्रूव करती हैं, तो ये अपने आप 4 हो जाएगा। तो 4 1 2 3 आएगा आपके पास, और आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कॉमन प्रोटीन एंड जीन्स प्रेजेंट इन डाइवर्स ऑर्गेनिज्म। तो हम बहुत सारे अलग अलग ऑर्गेनिज्म है, लेकिन प्रोटीन और जीन हम सब में सेम है, मतलब बायोकेमिस्ट्री सेम है, तो ये कौन सा एविडेंस हो गया? बायोकेमिकल। ये 3 ऑप्शन में दे रखा है। वर्टिब्रेट के हार्ट और ब्रेन को देखोगे तो ओरिजिन बहुत हद तक सेम देखने को मिलेगा, तो ओरिजिन सेम होने का मतलब आपको एनाटॉमिकल एविडेंसेस मिल रहे हैं, क्योंकि एंसेस्ट्री सेम आपको दिखाई दे रही है। एनिमल हस्बेंड्री और प्लांट ब्रीडिंग में हम अपनी मदद से आर्टिफिशियली सेलेक्ट करते हैं हमारा पसंदीदा प्लांट और एनिमल, इसमें नेचर नहीं सेलेक्ट करता। लेकिन इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म में डार्क विंग वाला मोथ सेलेक्ट होगा या व्हाइट विंग वाला, वो नेचर देख रही थी, तो वो नेचुरल सिलेक्शन था। तो क्या हो जाएगा बच्चे? 4 2 1 और 3 हो जाएगा। 4 2 1 और 3 हो जाएगा। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। इंडस्ट्रियल मेलेनिज्म किसका एग्जाम्पल है? अभी आपने देखा नेचुरल सिलेक्शन का, क्योंकि पोल्यूशन की वजह से जो नेचर चेंज हुआ, जो एनवायरमेंट चेंज हुआ, उसमें जो सर्वाइव कर पाया नेचर ने उसी को सेलेक्ट किया, तो ये नेचुरल सिलेक्शन का एग्जाम्पल है। आंसर आपके पास क्या होगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आपको इमेजेस दे रखी है, व्हाइट विंग मोथ की दे रखी है, डार्क विंग मोथ की दे रखी है। यहां पर आपको बैकग्राउंड थोड़ा डार्क दिख रहा होगा, यहां आपको बैकग्राउंड थोड़ा व्हाइट दिख रहा होगा, तो व्हाइट वाले पे व्हाइट कैमोफ्लेज कर जाएगा और डार्क वाले पे डार्क कैमोफ्लेज करेगा। तो 1 वाली इमेज में एडवांटेज किसको मिलेगा? व्हाइट वाले को? नहीं बेटा, डार्क वाले को, क्योंकि पीछे बैकग्राउंड क्या है? डार्क, तो डार्क में डार्क छुप पाएगा ना। तो क्या ये बोल रहे हैं कि ये अनपोल्यूटेड एरिया है? मुझे तो बैकग्राउंड डार्क दिख रहा है, तो मुझे तो ये पोल्यूटेड एरिया लग रहा है, क्योंकि पोल्यूटेड एरिया में ही लाइकन ग्रो नहीं कर पा रहे और ट्रंक ब्राउन कलर की है, तो ये अनपोल्यूटेड एरिया तो नहीं है बेटा। ठीक है, अब यहां पर वही बात है कि डायग्राम कौन सा माने, उस पर भी निर्भर करता है, उस पर भी निर्भर करता है कि आप कौन सा डायग्राम मान रहे हो। तो बेटा मैं आपको ना कॉन्सेप्ट समझा देती हूँ। अगर आप इस क्वेश्चन को तब सॉल्व करो जब ये बुक आपके पास हो, आपके हाथ में बुक हो, तो आप थोड़ा सा बस कलर नोटिस कर लेना। अगर आपको बैकग्राउंड डार्क दिख रहा है तो वो डार्क को एडवांटेज देगा, अगर आपको बैकग्राउंड हल्का दिख रहा है तो वो हल्के को एडवांटेज देगा। यहाँ पर आपको ऑफकोर्स दिख रहा होगा कि इसका जो बीजी यानी कि जो बैकग्राउंड है वो व्हाइट है, तो व्हाइट वाला बस याद रखना कि वो व्हाइट वाले को थोड़ा सा बेनिफिट देगा। ये कह रहे हैं जो 2 है वो डार्क वाले को एडवांटेज देगा, ऐसा नहीं है। यहाँ आपको जो बैकग्राउंड है वो थोड़ा सा ब्लैक दिख रहा होगा, तो ये ब्लैक वाले को थोड़ा सा एडवांटेज देगा ना बेटा, ये ब्लैक विंग्ड को थोड़ा सा ज्यादा एडवांटेज देगा। जो आपको ये ब्लैक दिखाई दे रहा है ये व्हाइट वाले को नहीं देगा, तो टेक्निकली दोनों आंसर्स क्या हो जाते हैं? फॉल्स। अगर आपको ऐसा दिखाई दे, जो भी प्रिंट आपके पास आया है, यहां पर व्हाइट और यहां पर ब्लैक दिखाई दे रहा हो आपको बैकग्राउंड, तो ये दोनों स्टेटमेंट ट्रू हो जाएंगे बेटा। तो प्लीज अपनी बुक को अच्छे से देख लीजिएगा, जो भी प्रिंट आउट आपके पास है, और उसका कॉन्सेप्ट थोड़ा सा अंडरलाइन कॉन्सेप्ट बस समझ लोगे ना, तो ज्यादा दिक्कत आपको यहां पर आएगी नहीं। अगला क्वेश्चन देखते हैं। आर्कियोपेटेरिक्स डेड है, कनेक्टिंग लिंक है किसके बीच में? रेप्टाइल्स और बर्ड्स के बीच में। आर्कियोपेटेरिक्स अर्लीस्ट नॉन बर्ड मानी जाती है, बिल्कुल ठीक बात है, अर्लीस्ट नॉन बर्ड मानी जाती है, बट वो कनेक्टिंग लिंक क्यों है इस बात को एक्सप्लेन नहीं कर रहा, तो नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन आएगा। आंसर हो जाएगा बी बेटा। इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन क्या होती? इसकी करेक्ट एक्सप्लेनेशन ये होती कि अगर यहां पर कुछ ऐसा लिखा होता कि जो आर्कियोपेटेरिक्स मिली थी उसमें आधे फीचर्स रेप्टाइल्स के हैं और आधे फीचर्स बर्ड के, अगर ऐसा कुछ लिखा होता तो वो फिर भी बात बनती, पर यहां पर आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। ये फिर से आपको ऑर्डर बनाना है इनका, है ना। तो आपके पास ब्रैकियोसोरस भी है, आपके पास टिरेनोसोरस भी है, आपके पास स्टेगोसोरस भी है, आपके पास टिरेनोडोन भी है, आपके पास ट्राइसेराटॉप्स भी है। आपको याद है सबसे ज्यादा टॉप पे कौन था? ट्राइसेराटॉप्स। आपने थोड़ी देर पहले ये डायग्राम किया है एनसीईआरटी का, उससे जस्ट नीचे आपको यहाँ पे टी रेक्स यानी कि टिरेनोसोरस रेक्स मिलेगा। फिर यहाँ पर आपको स्टेगोसोरस मिलता है,
और स्टेगोसोरस से थोड़ा सा नीचे आपको यहाँ पे ब्रैकियोसोरस मिलता है, आपको ब्रैकियोसोरस मिलता है। स्टेगोसोरस के बाद बीच में यहाँ पे आर्कियोपटेरिक्स, क्रोकोडाइल और टिरेनोडोन ये मिलते हैं आपको। तो आप मुझे खुद ऑर्डर बता दो बेटा। सबसे नीचे ब्रैकियोसोरस है यानी कि 2, ठीक है। ब्रैकियोसोरस के बाद स्टेगोसोरस है यानी कि 1। स्टेगोसोरस के बाद है ना आपके पास आना चाहिए टिरेनोडोन, तो 3। टिरेनोडोन के बाद आना चाहिए टिरेनोसोरस रेक्स यानी कि 5, और इसके बाद आना चाहिए ट्राइसेराटॉप्स यानी कि 4। तो आंसर आपके पास होगा ए बच्चे, आंसर आपके पास होगा ए। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, और ये डायग्राम अपनी एनसीईआरटी में एक बार जरूर रेफर कर लीजिएगा। सबसे ऊपर ट्राइसेराटॉप्स होता है, उसके नीचे टिरानोसोरस रेक्स होता है, यहाँ स्टेगोसोरस होता है, यहाँ ब्रैकियोसोरस होता है। ट्रिक्स करनी है तो आपको पता है आपको कहाँ जाना है, जियोलॉजिकल टाइम स्केल वाले वीडियो पे जाना है जो आपको इसी चैनल पर मिलेगा। फिर हमसे अडैप्टिव रेडिएशन के कुछ क्वेश्चंस पूछ रहे हैं। डाइवर्सिफिकेशन ऑफ सिंगल एंसेस्ट्रल स्पीशीज इनटू मेनी स्पीशीज, एक एंसेस्ट्रल स्पीशीज से बहुत सारी स्पीशीज का बनना एक छोटे से टाइम पीरियड में इज कॉल्ड। वैसे तो ये डाइवर्जेंट एवोल्यूशन के लिए भी ठीक है, बट वो चीज यहाँ पर लिखी नहीं हुई, तो आंसर हो जाएगा अडैप्टिव रेडिएशन। वैसे अडैप्टिव रेडिएशन आंसर तब होता है जब क्वेश्चन में बहुत स्पेसिफिकली लिखा हो इन अ गिवन एरिया, इन अ गिवन जियोग्राफिकल एरिया, तब आंसर क्या चला जाता है, अडैप्टिव रेडिएशन चला जाता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डार्विन फिंचेस किसका एग्जाम्पल है? तो डार्विन फिंचेस, ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल्स, प्लेसेंटल मैमल्स, ये सब अडैप्टिव रेडिएशन के ही एग्जाम्पल हैं बेटा। अगला क्वेश्चन देखिए, इसका आंसर लिख दो यहाँ पे, आंसर क्या हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। डैश एंड डैश आर 2 की कॉन्सेप्ट्स ऑफ डार्विनियन थ्योरी, तो इसमें ब्रांचिंग, डिसेंट, नेचुरल सिलेक्शन दोनों आ जाते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द एवोल्यूशन ऑफ मल्टीपल स्पीशीज बाय द प्रोसेस ऑफ अडैप्टिव रेडिएशन कैन नॉट अकर, है ना, कहाँ नहीं हो सकता। मल्टीपल स्पीशीज कहाँ नहीं बन सकती? एक रिमोट पुराने आइलैंड पे बन सकती हैं। अडैप्टिव रेडिएशन वही हो गया ना बेटा कि रिसोर्स लिमिटेड है, फिक्स जियोग्राफिकल एरिया है, और वहां सर्वाइव करने के लिए डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आपने ले ली, आपको इतना टाइम मिला कि आप स्पीसिएशन कर पाए, ठीक है। कहाँ नहीं हो सकती? डार्विन फिंचेस पे नहीं हो सकती, वहां तो हुई है। ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल पे नहीं हो सकती, वहां तो हुई है। अ हैबिटेट विद लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज, ऑलरेडी वहां लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज है, तो आई गेस इतना टाइम नहीं मिलेगा नई स्पीसिएशन होने का। वो ऑलरेडी लार्ज नंबर ऑफ एग्जिस्टिंग स्पीशीज में से कोई एक सेलेक्ट होगी, दूसरी नहीं। बट अडैप्टिव रेडिएशन के लिए यू नीड एक तो गिवन स्पेसिफिक एरिया, नो कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर्स एंड इनफ टाइम, है ना। तो वहां पर आपको अडैप्टिव रेडिएशन देखने को नहीं मिलेगी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको करेक्ट ऑप्शन यहां पर बताना है। तो ये मार्सुपियल्स बता रखे बेटा, तो मार्सुपियल्स जो हैं वो अपने आप में अडैप्टिव रेडिएशन शो करते हैं, है ना, अडैप्टिव रेडिएशन शो करते हैं। एंड कन्वर्जेंट एवोल्यूशन इन ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल, नहीं बेटा ये डाइवर्जेंट है। अगर मैं इसको कंपेयर करूं प्लेसेंटल मैमल के साथ, तो दोनों मिलकर, मार्सुपियल जो ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल और प्लेसेंटल मैमल है, मिलकर कन्वर्जेंट एवोल्यूशन शो करते हैं, लेकिन अकेला तो ये सिर्फ अडैप्टिव रेडिएशन में ही आएगा। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं यहाँ पे। When more than one dash appear to have occur in an isolated geographical area, एक से ज्यादा अगर डाइवर्जेंट एवोल्यूशन या एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन भी एक फिक्स्ड आइसोलेटेड जियोग्राफिकल एरिया में हो रही हो, तो उसे हम कन्वर्जेंट एवोल्यूशन कहते हैं। तो यहाँ पहला हो जाएगा अडैप्टिव रेडिएशन, एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन, जैसे मार्सुपियल्स की भी हो रही थी और प्लेसेंटल मैमल्स की भी हो रही थी। ये एक देखो बेटा डाइवर्जेंट एवोल्यूशन है जो ऑस्ट्रेलिया में हो रही थी, ये दूसरी हो रही थी क्योंकि वहां पर प्लेसेंटल मैमल्स के साथ साथ ये आपके ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल भी काम कर रहे थे। ये आपस में दोनों ने क्या शो किया, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। तो एक से ज्यादा अडैप्टिव रेडिएशन आपस में क्या शो करने लगती है, कन्वर्जेंट एवोल्यूशन। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। बायोलॉजिकल एवोल्यूशन एंड मैकेनिज्म ऑफ एवोल्यूशन। डार्विन की अगर मैं बात करूं तो ड्राइविंग फोर्स फॉर एवोल्यूशन क्या हो जाता बेटा, वो तो नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं ना, वो म्यूटेशन, जीन फ्लो, इन सब की बात नहीं कर रहे। तो वो किसकी बात करते हैं, वो तो नेचुरल सिलेक्शन की ही बात करते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन रिक्वायर्स, अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करूं तो एक्वायर वेरिएशन होना चाहिए, नहीं जेनेटिक वेरिएशन। नेचर इनबिल्ट वेरिएशन को सेलेक्ट कर रही थी, पता नहीं था डार्विन को कि वो इनबिल्ट वेरिएशन कैसे आया, बट वो एक्वायर नहीं था। एक्वायर वेरिएशन की बात लेमार्क करते थे। नेचुरल सिलेक्शन में जो वेरिएशन है वो जेनेटिक है, तभी तो वो नेक्स्ट जनरेशन में भी जा पाई थी बेटा। आंसर क्या हो जाएगा, बी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं। द रेट ऑफ एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज इन फिशेज इज स्लोअर देन दैट ऑफ इन बैक्टीरियल पॉपुलेशन बिकॉज नई स्पीशीज फिशेज में थोड़ी स्लोली बनती है एज कंपेयर टू बैक्टीरियल, क्योंकि रेट ऑफ एवोल्यूशन इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू द लाइफ स्पैन या लाइफ साइकिल। बैक्टीरिया का लाइफ स्पैन इतना छोटा है, हर 20 मिनट में वो रेप्लिकेट कर रहा है कि उसके अंदर जो चेंजेस है ना वो जल्दी आएंगे। तो रीजन यही है कि एवोल्यूशन ऑफ न्यू स्पीशीज इज लिंक्ड टू द लाइफ स्पैन। हाँ, हैबिटेट का कोई दिक्कत नहीं है, सेम रेट ऑफ एवोल्यूशन होनी चाहिए, होनी नहीं है, सेम रेट ऑफ एवोल्यूशन होती नहीं है। एंड स्पीशीज डू नॉट इवॉल्व एट ऑल, ऐसा नहीं है। एक्चुअली रिश्ता लाइफ स्पैन के बीच में। तो रेट ऑफ एवोल्यूशन जो होता है उसका लाइफ स्पैन के साथ इनवर्स रिलेशन होता है। अगर एक ऑर्गेनिज्म का लाइफ स्पैन बड़ा होगा तो उसके अंदर रेट ऑफ एवोल्यूशन धीरे होगा एज कंपेयर टू वो ऑर्गेनिज्म जिसका लाइफ स्पैन छोटा होगा। इसीलिए बैक्टीरिया जल्दी नई स्पीशीज बना लेता है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे। एंटीबायोटिक रेजिस्टेंट बैक्टीरियल पॉपुलेशन की अगर मैं बात करूं तो वो धीरे धीरे वो इवॉल्व हो गई है, अब उसे एंटीबायोटिक से फर्क नहीं पड़ता। तो क्या ये एक्वायर्ड ट्रेट है? नहीं। क्या नेचर ने फिटनेस के लिए सेलेक्ट किया? हाँ बिल्कुल, क्योंकि हम इतनी दवाइयां खा रहे थे, इतनी एंटीबायोटिक खा रहे थे कि ऑफकोर्स बैक्टीरिया मर रहा था। उनमें से वो बैक्टीरिया जिनके अंदर ये इनबिल्ट वेरिएशन था कि वो एंटीबायोटिक से नहीं मरेंगे, उनको नेचर ने सेलेक्ट किया। तो नेचर फिटनेस के लिए सेलेक्ट करती है। जेनेटिक वेरिएशन इज नॉट अ प्री रिक्विजिट फैक्टर फॉर नेचुरल सिलेक्शन। गलत बात है बेटा, जेनेटिक वेरिएशन तो चाहिए ही चाहिए, और स्पॉन्टेनियस जनरेशन की बात हम यहाँ पे करते नहीं। तो ऑफकोर्स आंसर हमारे पास क्या हो जाएगा? बी। आपने नोटिस किया मुझे आंसर मिल जाता है, मैं उसके बावजूद चारों ऑप्शन रीड करती हूँ। प्लीज ये करना। जो बच्चे मेरे साथ बहुत सारे रिकॉल की प्रैक्टिस करते हैं, जो बच्चे मेरे साथ 1000 क्वेश्चन की सीरीज, असर्शन, रीजन, स्टेटमेंट बेस्ड, जिन्होंने भी मेरे साथ आराम आराम से ये क्वेश्चन प्रैक्टिस की होंगी, वो जानते हैं कि अक्सर फोर्थ ऑप्शन ढूंढने तक आंसर बदल जाता है। तो कभी कभी आपको पहले और दूसरे पर जब आंसर मिल रहा हो, लेकिन आदत ऐसी बनाओ कि आप फोर्थ तक रीड करोगे। प्रॉमिस करोगे फोर्थ तक सारे ऑप्शन रीड करके जाओगे ताकि सिली मिस्टेक ना हो। आंसर होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट इज द प्राइमरी मैकेनिज्म बाय विच नेचुरल सिलेक्शन ऑपरेट्स। तो प्राइमरी मैकेनिज्म क्या है नेचुरल सिलेक्शन का? क्या ये आर्टिफिशियल है? नहीं, सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट ना बच्चे। किस पॉइंट पर बेस्ड है पूरा नेचुरल सिलेक्शन की? जो सबसे फिट होगा नेचर उसी को सेलेक्ट करेगी, तो सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट। अगला क्वेश्चन, फिटनेस आप किसको कहते हो? एक इंडिविजुअल को आप फिट तब कहते हो, देखो डार्विन तो रिप्रोडक्टिव फिटनेस की बात करते थे, आप इंडिविजुअल को फिट तब कहते हो जब एक तो वो नेचर में सर्वाइव कर पा रहे हैं और ज्यादा से ज्यादा बच्चे पैदा करके दे पा रहा है। तो द एबिलिटी ऑफ सम ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव अंडर होस्टाइल कंडीशन ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ अडेप्टिव जेनेटिक फीचर्स। ठीक है, अडेप्टिव जेनेटिक फीचर्स उसके अंदर ऑलरेडी है, इसलिए वो उस होस्टाइल कंडीशन में भी सर्वाइव कर पा रहा है, ये बात ठीक है। द एबिलिटी ऑफ एन ऑर्गेनिज्म टू सर्वाइव होस्टाइल कंडीशन ड्यू टू एक्वायर कभी नहीं होंगे, होंगे तो जेनेटिक होंगे। माइग्रेशन की भी बात हम इसमें नहीं करते, हम जेनेटिक वेरिएशन की ही बात करते हैं बेटा। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो। डैश इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट। आंसर होगा फिटनेस। अगर आपके पास एबिलिटी टू अडेप्ट है, आपके जीन में एक वेरिएशन है जो आपको एबिलिटी टू अडेप्ट देती है, तो वो उसकी वजह से आप सर्वाइव बेटर करोगे, आप फिट होगे। तो एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है? आपके पास एबिलिटी टू अडेप्ट है, इसका एंड रिजल्ट क्या निकल रहा है? कि आप फिट हो। तो क्या एंड रिजल्ट होता है एबिलिटी ऑफ टू अडेप्ट करने का? फिटनेस। फिटनेस इज द एंड रिजल्ट ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट। अगर मैं बोलूं एबिलिटी टू अडेप्ट इज द एंड रिजल्ट ऑफ फिटनेस, वो गलत हो जाएगा। अगर मैं इसको उल्टा करूं ना तो वो गलत हो जाएगा। तो अगर आप में एबिलिटी टू अडेप्ट है तो आपके अंदर क्या आएगा? इसका एंड रिजल्ट क्या होगा? कि आप फिट हो जाओगे। आंसर हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following option correctly represent the two key features of Darwinian theory of evolution? ये तो हमने थोड़ी देर पहले भी देखा था बेटा। दो ही की पॉइंट होते हैं, एक ब्रांचिंग डिसेंट होता है, एक नेचुरल सिलेक्शन होता है। आंसर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सॉल्टेशन क्या है? ये वर्ड हुगो डी व्राइस ने यूज किया था, ये सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को रेफर करता है। आंसर आपके पास फिर से क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। ब्रांचिंग डिसेंट नेचुरल सिलेक्शन है ना, ये तो दोनों पॉइंट्स हैं किसके? डार्विन के। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, चलो देख लेते हैं। एक्वायर कैरेक्टर का इनहेरिट होना ये एकदम गलत बात है जो लेमार्क ने सिखाई थी। तो ये मेरे पास 3 ऑप्शन में एक ऑप्शन तो यहां से मैंने हटा लिया। म्यूटेशन की वजह से नए जीन बनेंगे और कोई सोर्स नहीं है नया जीन बनने का। अचानक से म्यूटेशन हुआ, कोई न्यूक्लियोटाइड बदल गया तो जीन बदलेगा। नया जीन आने का सोर्स इकलौता म्यूटेशन ही होता है। तो ये मुझे 2 ऑप्शन में मिल रहा है, मैं फिर से इसको हटा दूंगी। अब एक मेरे पास है ब्रांचिंग डिसेंट, एक है नेचुरल सिलेक्शन। टेंडेंसी ऑफ ऑर्गेनिज्म टू बिकम अडेप्टेड टू द एनवायरमेंट, कि जिस एनवायरमेंट में है उसमें अडेप्ट हो जाए तो नेचर हमें सेलेक्ट कर लेगी, ये ज्यादा करेक्ट होगा नेचुरल सिलेक्शन के लिए। और ब्रांचिंग डिसेंट, यूनिटी एंड डाइवर्सिटी ऑफ लाइफ, कि हम कॉमन एंसेस्टर से बने। ब्रांचिंग डिसेंट का मतलब है कि ब्रांचेस आई और हम सेपरेट हो गए, मतलब कहीं ना कहीं हमारी एंसेस्ट्री सेम है, हमारी डाइवर्सिटी सेम है, हमें यूनिटी, हमें एंसेस्ट्री है, तो वो बेटर होना चाहिए बेटा। तो द आंसर शुड बी बी हियर, द आंसर शुड बी बी हियर।
अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा। सेलेक्ट द करेक्ट ऑप्शन रिगार्डिंग लेमार्क प्रिंसिपल ऑफ एवोल्यूशन। तो लेमार्क यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन की बात करते थे, इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर की बात करते थे, ये तो ठीक हो जाएगा। नेचुरल सिलेक्शन डार्विन का हो गया, म्यूटेशन हुगो डी व्राइस का हो गया, ये डार्विन का हो गया, ये हुगो डी व्राइस का हो गया, ठीक है। और इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर लेमार्क का हो गया, ठीक है, ये भी लेमार्क का हो गया। पर लेमार्क जीन फ्लो की बात नहीं करते थे, वो यूज एंड डिसयूज ऑफ ऑर्गन इंटरनल वाइटल फोर्स की बात करते थे, वो जीन फ्लो की बात नहीं करते थे। जीन फ्लो तो माइग्रेशन को रिप्रेजेंट कर रहा है ना, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, चलिए। एवोल्यूशन ऑफ लॉन्ग एंड मस्कुलर नेक ऑफ प्रेजेंट डे जिराफ, जिराफ की लंबी गर्दन है ना, अकर्ड एज जिराफ स्ट्रेच्ड देयर नेक, क्योंकि उन्होंने अपनी गर्दन खींची, उसका ज्यादा यूज किया तो वो लंबी हो गई, इतनी लंबी हो गई कि वो हायर कैनोपी ऑफ टॉल ट्रीज पे जाकर वेजिटेशन को खा पा रहे थे। ये स्टेटमेंट कौन सा व्यू समझाता है, ये स्टेटमेंट लेमार्क को समझाता है। देखो सबका अपना एक फेवरेट जानवर है, जैसे डार्विन को फिंचेस बहुत पसंद है, जो हुगो डी व्राइस बताते हैं वो ओइनोथेरा लेमार्कियाना पे बताते हैं, वैसे लेमार्क को जिराफ पसंद है। तो जिराफ किसकी थ्योरी दी थी, लेमार्क की थ्योरी दी थी। आंसर क्या हो जाएगा, बी, जिराफ पे बेस्ड। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगर मैं नेचुरल सिलेक्शन की बात करूं तो मुझे कुछ ऑब्जर्वेशन मिलेंगे जो फैक्ट है, जो एकदम ट्रू है। वो ऑब्जर्वेशन क्या है, नेचर में रिसोर्सेस काफी लिमिटेड है, बिल्कुल लिमिटेड है। पॉपुलेशन स्टेबल रहती है साइज में एक्सेप्ट फॉर सीजनल फ्लक्चुएशन, इवन दो हम ओवर प्रोडक्शन कर सकते हैं चाहे तो, लेकिन पॉपुलेशन फिर भी स्टेबल रहती है अनटिल एंड अनलेस कोई ऐसा सीजन का इतना बड़ा फ्लक्चुएशन ना हो गया हो कि बहुत सारे लोग माइग्रेट कर गए हो या किसी रीजन से कोई लोग मर गए हो, उसको छोड़ दिया जाए तो पॉपुलेशन मोर और लेस स्टेबल रहती है। जो एक ही पॉपुलेशन में मिलने वाले अलग अलग मेंबर्स हैं उनमें वेरिएशन मिलेगा आपको कैरेक्टर्स में। इनफैक्ट नो टू इंडिविजुअल्स आर अलाइक, कोई भी दो इंडिविजुअल सेम नहीं होते, आपको बहुत सारे वेरिएशन देखने को मिलेंगे। इवन दो दे लुक सुपरफिशियली सिमिलर, मोस्ट ऑफ द वेरिएशंस आर इनहेरिटेड। आपको देखने से कितना ही सिमिलर क्यों ना लगे, है ना, ऊपर से आपको देखने को सिमिलर लगेगा, लेकिन फिर भी वो अपने कैरेक्टरिस्टिक में वेरी करते हैं। पहली बात तो ये, वो ये कहना चाहते हैं आपको सिमिलर कितना ही दिखे वो वेरी करते हैं, और ये वेरिएशन इनहेरिट भी होती है। बिल्कुल सारे के सारे पॉइंट्स डार्विन के हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, डी। ये सारे पॉइंट्स ही डार्विन ने हमें बताए थे। अगला क्वेश्चन देखो बेटा, फिर से डार्विन के नेचुरल सिलेक्शन की बात कर रहे हैं, तो वेरिएशन, वेरिएशन क्या है देखें जरा। इंक्रीज द चांसेस फॉर सर्वाइवल, इंक्रीजेस द चांस फॉर सर्वाइवल। मान लो बाकी सारे लोग सेम हैं, बाकी सारे लोग का अगर मैं एनवायरनमेंट चेंज कर दूं तो वो मर जाएंगे, लेकिन आप में वेरिएशन है, आप उस चेंजिंग एनवायरनमेंट में सर्वाइव कर सकते हो। तो इनबिल्ट वेरिएशन की वजह से बदलते एनवायरनमेंट में सेलेक्ट होने के चांसेस और सर्वाइव करने के चांसेस बढ़ जाते हैं। अगर कोई इंसान, कोई ऑर्गेनिज्म बहुत ज्यादा ओवर प्रोडक्शन कर रहा है तो वो ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस क्यों करना पड़ता है, क्योंकि लोग ज्यादा हैं और अवेलेबल सोर्सेज लिमिटेड हैं, तो आपको लड़ाई करनी पड़ती है, आपको स्ट्रगल करना पड़ता है। डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, डिफरेंशियल रिप्रोडक्टिव सक्सेस है भी, कहीं पर रिप्रोडक्टिव सक्सेस ज्यादा है, कहीं पर कम। और अगर आपके पास रिप्रोडक्टिव सक्सेस है, इसका मतलब आपका पॉपुलेशन का साइज ग्रो कर रहा है, तभी तो आप ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हो, आपके पॉपुलेशन का साइज ग्रो कर रहा है। तो ये 2314 होना तो चाहिए बेटा। अच्छा, वो ऑप्शन में नहीं है मेरे पास। ओके, 2413। ओके, हाँ, तो ओवर प्रोडक्शन को ये भी ले ही सकते हैं। ओवर प्रोडक्शन को मैं मोर ऑफस्प्रिंग भी कह सकती हूँ, ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं और पॉपुलेशन का साइज बढ़ रहा है, ये भी कह सकती हूँ। स्ट्रगल फॉर एग्जिस्टेंस को तो हमने पहले भी 1 से मैच किया था, वो तो ठीक है। और ज्यादा रिप्रोडक्टिव सक्सेस है तो ज्यादा बच्चे पैदा हो रहे हैं, चलो ये ऑप्शन में है तो ये भी मैच कर सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं। आंसर आपके पास क्या होगा, ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। वेरिएशन जो म्यूटेशन की वजह से होती है, जो हुगो डी व्राइस ने बताई थी, वो बहुत रैंडम है और बहुत डायरेक्शनलेस है। ये तो आपको सीधा सीधा याद होना चाहिए, आंसर होगा बी। अगर हुगो डी व्राइस और डार्विन की बात करें तो ड्राइविंग फैक्टर फॉर एवोल्यूशन क्या है। हुगो डी व्राइस के लिए माइनर वेरिएशन कभी नहीं होता, नेचुरल सिलेक्शन नहीं होता, उनके लिए म्यूटेशन होता है। डार्विन कभी एक्वायर कैरेक्टर की बात नहीं करते थे, वो माइनर वेरिएशंस की बात करते थे। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा, सी। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा बच्चे, सी। ठीक है, क्लियर है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। म्यूटेशंस जो होती हैं वो काफी रैंडम और डायरेक्शनलेस होती हैं, लेकिन अगर मैं डार्विन के वेरिएशन की बात करूं तो वो काफी स्मॉल है और डायरेक्शनल है, तो आंसर हो जाएगा ए। पता है, इसमें एक स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन पूछा जाता है कि अगर कभी ऐसा ऑप्शन आए कि स्मॉल डायरेक्शनलेस, तो आप बोलोगे डायरेक्शनल भी, डार्विन है डायरेक्शनल। लेकिन एक लाइन है कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन, एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन
इज नॉट अ डायरेक्ट, हो जाता है कभी कभी टंग स्लिप हो जाती है, मैनेज कर लेना। एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट ए डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म। क्या आप डिटरमाइन कर सकते हो एनवायरमेंट कैसा बदलने वाला है? नहीं। तो तब आपको क्या डायरेक्शन का पता होगा? नहीं। लेकिन अगर आपसे पूछे अकॉर्डिंग टू डार्विन क्या है, तो स्मॉल एंड डायरेक्शनली बोलना हमेशा। लेकिन सेंटेंस ऐसा जाता है कि एवोल्यूशन बाय नेचुरल सिलेक्शन इज नॉट अ डायरेक्टेड प्रोसेस इन द सेंस ऑफ डिटर्मिनिज्म, तो आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, द म्यूटेशन डायरेक्शनलेस है। म्यूटेशन कैसी है? तो म्यूटेशन तो डायरेक्शनलेस है। इट कैन चेंज एनी डीएनए सीक्वेंस एंड इट्स इज ऑलवेज बेनिफिशियल। नहीं बेटा, नहीं बच्चे। इट कैन चेंज एनी डीएनए सीक्वेंस, यस। इट मे बी बेनिफिशियल और हार्मफुल, यस। ये ज्यादा करेक्ट है, मैं फिर भी सारे ऑप्शन रीड करूंगी। इट इम्पार्ट स्मॉल वेरिएशन, नहीं। स्मॉल तो कभी भी नहीं, लार्ज होता है। लार्ज होता है, पर लार्ज से मैं डायरेक्शनलेस को एक्सप्लेन नहीं कर पाऊंगी ना। डायरेक्शनलेस तो इसीलिए कहा जाता है क्योंकि कोई भी डीएनए बदल जाए और उसके बाद वो कैसा हो, बेनिफिशियल या हार्मफुल, इसका पता नहीं। बेनिफिशियल हो या हार्मफुल हो, इसको पता नहीं। तो आंसर क्या हो जाएगा आपके पास? बी। आंसर क्या हो जाएगा आपके पास यहाँ पे? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, इसमें से कौन सा इनकरेक्ट है? नो वेरिएंट इज कंप्लीटली वाइप्ड आउट इन केस ऑफ डार्क विंग एंड व्हाइट विंग मोथ इन इंग्लैंड। पहले भी जब व्हाइट विंग वाले सेलेक्ट हो रहे थे, कुछ डार्क विंग बचे हुए थे। बाद में डार्क विंग वाले सेलेक्ट हुए तो व्हाइट विंग बचे हुए थे। कोई कंप्लीटली इरेडिकेट नहीं होता। डार्विन थ्योरी का एसेंस नेचुरल सिलेक्शन है। माइक्रोब्स जो जल्दी डिवाइड करेंगे, जल्दी मल्टीप्लाई करेंगे, तो वो कुछ घंटों में ही मिलियंस ऑफ इंडिविजुअल्स बना सकते हैं। अगर मैं ये कहूं कि बी की फिटनेस ए से ज्यादा है, बी की फिटनेस ए से ज्यादा है न्यू कंडीशन में, क्या इसका मतलब ए बेटर अडेप्टेड है? नहीं। अगर बी की फिटनेस ज्यादा है तो बी ज्यादा अडेप्टेड है। ये क्या वाहियात बात कर रहे हो भाई? ये कैसे? देखना, एकदम ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया आपसे, एकदम ही लो लेवल का क्वेश्चन पूछ लिया। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अकॉर्डिंग टू हुगो डी व्राइस, और कुछ बच्चे जो ऐसा क्वेश्चन भी गलत कर देते हैं। अगला देखो, अकॉर्डिंग टू हुगो डी व्राइस, लार्ज डिफरेंस अमंग द इंडिविजुअल्स इवॉल्व बाय डैश विदाउट एनी इंटरमीडिएट फॉर्म, है ना। तो इंडिविजुअल्स में बड़े बड़े डिफरेंसेस आते हैं बिना किसी इंटरमीडिएट फॉर्म के। तो ये जो सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन, इसके लिए सॉल्टेशन वर्ड यूज करते हैं ना। तो हुगो डी व्राइस इसके लिए सॉल्टेशन वर्ड यूज करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम, डार्विन थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन वाज बेस्ड ऑन द इनहेरिटेंस ऑफ अडैप्टिव जेनेटिक वेरिएशन। तो डार्विन की थ्योरी अडेप्टिव जेनेटिक, हाँ जेनेटिक वेरिएशन है, और जो बेटर अडेप्ट करे उस पर डिपेंडेंट है, तो ये बात तो ठीक है। ही कुड नॉट रिकॉग्नाइज द मैकेनिज्म ऑफ इनहेरिटेंस, ये बात भी ठीक है। इनको पता था कि कोई तो एक ऐसा वेरिएशन है जो इनबिल्ट है, जो नेक्स्ट जनरेशन में जाता है, पर उसका बेसिस, उसका मैकेनिज्म इनको नहीं पता था। दोनों स्टेटमेंट ठीक है, पर दोनों स्टेटमेंट अलग अलग है ऑफकोर्स। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल पे हम आ चुके हैं। आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। पी स्क्वायर प्लस 2pq प्लस क्यू स्क्वायर इज इक्वल टू 1, इसकी बाइनोमियल एक्सपेंशन किस चीज की है? ये p प्लस क्यू का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1 की है। चलो मोर और लेस ये ठीक है ना। व्हेन फ्रीक्वेंसी मेजर, अगर मैं फ्रीक्वेंसी को मेजर करूं और वो डिफरेंट आ रही है एक्सपेक्टेड वैल्यू से, तो जितना डिफरेंस होगा उतना एक्सटेंट एवोल्यूशन हुआ होगा। इसीलिए तो हार्डी-विनबर्ग इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हार्डी-विनबर्ग कहते हैं चेंज आएगा नहीं, वो कहते हैं सब स्टेबल है। और अगर सब स्टेबल नहीं है, चेंज आ रहा है, इसका मतलब एवोल्यूशन है, और जितना चेंज उतनी एवोल्यूशन। ठीक है। हार्डी-विनबर्ग प्रिंसिपल सेज दैट फिनोटाइप फ्रीक्वेंसी इन अ पॉपुलेशन आर स्टेबल। नहीं बेटा, वो जीनोटाइप की बात करते थे, वो फिनोटाइप की बात नहीं करते थे। द जीन पूल, यानी कि टोटल जीन और उनके अलील्स, ये कांस्टेंट रहते हैं, इसको जेनेटिक इक्विलिब्रियम कहते हैं। एंड सम टोटल ऑफ ऑल द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज इज 1, यानी p प्लस q का आंसर क्या हो जाएगा? 1। तो बाकी सब ठीक है बेटा, यही इनकरेक्ट है। इनकरेक्ट पूछ रहे हैं क्योंकि वो फिनोटाइप की बात नहीं करते थे ना, वो जीनोटाइप की बात करते थे। अगला क्वेश्चन देखो, हाउ मेनी ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स आर नोन टू अफेक्ट हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम। तो दो ही चीजें हैं जो हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को अफेक्ट नहीं करती, सपोर्ट करती हैं। एक तो रैंडम मीटिंग इनको बहुत सपोर्ट करती है, दूसरा लार्ज पॉपुलेशन। अगर रैंडम मीटिंग हो रही है और एक लार्ज पॉपुलेशन है, तो हार्डी-विनबर्ग फुल सपोर्टेड होता है, वो फुल सपोर्टेड होता है। ठीक है। क्या क्या उसको अफेक्ट करता है? म्यूटेशन उसको अफेक्ट करता है, नेचुरल सिलेक्शन उसको अफेक्ट करता है, जीन फ्लो उसको अफेक्ट करता है, जीन माइग्रेशन उसको अफेक्ट करता है, जेनेटिक ड्रिफ्ट उसको अफेक्ट करता है। 5 चीजें अफेक्ट करती हैं। तो जीन माइग्रेशन अफेक्ट करेगा, जीन फ्लो करेगा, जेनेटिक ड्रिफ्ट करेगा, म्यूटेशन करेगा, रिकॉम्बिनेशन करेगा, और नेचुरल सिलेक्शन भी करेगा। एक्चुअली जेनेटिक ड्रिफ्ट इज अ टाइप ऑफ जीन फ्लो ओनली बेटा, और जीन फ्लो और जीन माइग्रेशन को हम बहुत बार एक में भी पढ़ लेते हैं। यहाँ तो फिलहाल सारे फैक्टर्स करने वाले हैं। तो आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा बेटा? सी। आंसर आपके पास क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। टोटल जीन्स और उनके अलील्स, उसको आप जीन पूल कहते हो। एक पॉपुलेशन में जितने जीन, जितने अलील मिल रहे हैं, वो उसका जीन पूल कहलाता है। आंसर हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखो, आपके सामने स्टेटमेंट है, अलील फ्रीक्वेंसी क्या कांस्टेंट रहनी चाहिए ओवर जनरेशन? अकॉर्डिंग टू हार्डी-विनबर्ग, यस। हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन जो है वो एल्जेब्रिक रिप्रेजेंटेशन है ऑफ द अलीलिक फ्रीक्वेंसीज ऑफ अ पॉपुलेशन। हाँ बिल्कुल, हम एल्जेब्रिक वे में तो उसको एक्सप्लेन करें, p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1, तो वो स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर क्या हो जाएगा? ए।
वो स्टेटमेंट भी ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखो, सम टोटल ऑफ ऑल अलील फ्रीक्वेंसीज फॉर अ पर्टिकुलर लोकस। सारे अलील की फ्रीक्वेंसी का सम टोटल क्या आएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? बी। सम टोटल क्या आएगा? 1। आंसर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे क्या कह रहे हैं। अगला क्वेश्चन हमको, फ्रीक्वेंसी ऑफ एन अलील इन पॉपुलेशन रेंजेस फ्रॉम। तो फ्रीक्वेंसी देखो, जो मैक्सिमम 1 जा रही है, पी और क्यू मिला के 1 जा रहा है, तो कोई एक अलील 0 से लेकर 1 के बीच में हो सकता है ना, वही तो होगा, उससे ज्यादा हो ही नहीं सकता क्योंकि मैक्सिमम ही 1 जा रहा है। तो आंसर आपके पास क्या होगा? ए। ये बढ़िया क्वेश्चन था, ये बढ़िया क्वेश्चन था। या आप 0 से 1 में जा रहे हो, 1 के ऊपर हो नहीं सकता क्योंकि पी प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। अगला क्वेश्चन देखो जरा, आपको इनकरेक्ट मैच यहां पर बताना है। फ्रीक्वेंसी ऑफ डोमिनेंट अलील इन दी पॉपुलेशन पी होता है, रिसेसिव अलील क्यू होता है, हेटेरोजाइगस जीनोटाइप को 2pq बोलते हैं, होमोजाइगस डोमिनेंट को p स्क्वायर बोलते हैं बेटा, q स्क्वायर नहीं बोलते। तो ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। ये क्या हो जाएगा? इनकरेक्ट। अगला क्वेश्चन देखो जरा, इन दी हार्डी-विनबर्ग इक्वेशन द फ्रीक्वेंसी ऑफ हेटेरोजाइगस इज 2pq। याद रखना, होमोजाइगस डोमिनेंट होगा तो p स्क्वायर, होमोजाइगस रिसेसिव होगा तो q स्क्वायर, और हेटेरोजाइगस के लिए आएगा 2pq। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? b। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आप p प्लस क्यू का अगर एक्सपेंशन करोगे तो ये a प्लस बी का होल स्क्वायर है ना बेटा, तो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab, यानी p स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 2pq। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? a। अगला क्वेश्चन देखो, एक जीन के लोकस पर 2 अलील है, कैपिटल ए और स्मॉल ए। कैपिटल ए की फ्रीक्वेंसी है 0.4, डोमिनेंट अलील की फ्रीक्वेंसी को p कहते हैं, यानी p की वैल्यू है 0.4। व्हाट विल बी द फ्रीक्वेंसी ऑफ होमोजाइगस डोमिनेंट इन अ पॉपुलेशन। होमोजाइगस डोमिनेंट का पता चलता है p स्क्वायर से, यानी 16 मेरे पास, डॉट 16 मेरे पास 3 ऑप्शन में। हेटेरोजाइगस के लिए करना पड़ेगा 2pq, उसके लिए q चाहिए। अगर p 0.4 है तो q क्या होगा? 1 माइनस p, बिकॉज p प्लस क्यू इज इक्वल टू 1। तो 1 माइनस p यानी कि 1 माइनस 0.4, दिस बिकम 0.6। तो q क्या हो जाएगा? 0.6। तो 2pq क्या हो जाएगा? 2 इंटू 0.4 इंटू 0.6, तो ये क्या हो जाएगा? 0.48, यानी कि 48। और लास्ट में पूछा है होमोजाइगस रिसेसिव, तो वो क्या होता है? q का स्क्वायर, यानी कि 0.6 इंटू 0.6, दिस बिकम 0.36। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट, जीन फ्लो, जेनेटिक ड्रिफ्ट, म्यूटेशन, नेचुरल सिलेक्शन, जेनेटिक रिकॉम्बिनेशन। क्या ये सब हार्डी-विनबर्ग इक्विलिब्रियम को डिविएट करेंगे? ये सब अफेक्ट करते हैं बेटा। स्मॉल पॉपुलेशन साइज मेंटेन करता है एलीलिक फ्रीक्वेंसी को? नहीं। मेंटेन कौन करता है? लार्ज पॉपुलेशन साइज और रैंडम मेटिंग। स्मॉल पॉपुलेशन साइज नहीं चाहिए, तो असर्शन ट्रू है लेकिन रीजन फॉल्स है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सेलेक्ट द करेक्टली मैच्ड ऑप्शन। जीन फ्लो की अगर मैं बात करूं तो चेंजेस इन अलीलिक फ्रीक्वेंसी बाय अ चांस इवेंट। बेटा चांस इवेंट कभी भी लिखा हो, चांस इवेंट हो गया, सडन, अचानक से, बाय चांस, वो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता है, वो कभी भी जीन फ्लो नहीं होता, तो ये तो गलत हो जाएगा। म्यूटेशन के अंदर माइग्रेशन ऑफ इंडिविजुअल्स ऑफ द पॉपुलेशन होता है? नहीं बेटा, म्यूटेशन तो जीन में चेंज करता है, माइग्रेशन तो अलग चीज है अपने आप में। रैंडम मेटिंग, क्या उससे इक्वल चांस मिलेगा सब इंडिविजुअल को आपस में मेट करने का? हाँ, इसीलिए तो कहते हैं कि इक्विलिब्रियम को मेंटेन करके रखता है। नेचुरल सिलेक्शन में हम मेट को सेलेक्ट करते हैं ऑन द बेसिस ऑफ मॉर्फोलॉजिकल फैक्टर, नहीं बेटा, ऑन द बेसिस ऑफ एबिलिटी टू अडेप्ट। और सिर्फ मेट नहीं, कोई भी ऑर्गेनिज्म का सिलेक्शन होता है और वो कितना अडेप्ट कर कितना रिप्रोड्यूस कर रहा है उसके बेसिस पर हम उसको सेलेक्ट करते हैं, फिट को सेलेक्ट करते हैं, तो वो भी इनकरेक्ट हो जाएगा। तो करेक्ट आपके पास क्या आ जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, addition or removal of alleles from the gene pool of a population due to migration of the individuals is known as। अभी अगर माइग्रेशन की वजह से हुआ है तो जीन का फ्लो हुआ है, अगर सडन या बाय चांस लिखा होता तो जेनेटिक ड्रिफ्ट होता, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, जेनेटिक ड्रिफ्ट वो अक्सर स्मॉल पॉपुलेशन में होता है बेटा, स्लो रिप्रोडक्टिव नहीं, बस स्मॉल पॉपुलेशन होनी चाहिए जहां पर आपको जेनेटिक ड्रिफ्ट सडन बाय चांस देखने को मिलता है। इसमें 2 इफेक्ट होते हैं, एक फाउंडर इफेक्ट और एक बॉटल नेक इफेक्ट। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, इन अ स्पीशीज द वेट ऑफ न्यू बॉर्न रेंजेस फ्रॉम 2 to 5 kg। 97% ऑफ द न्यू बॉर्न विद एन एवरेज वेट बिटवीन 3 to 3.3 kgs सर्वाइव, whereas 99% ऑफ द इन्फेंट बॉर्न विद वेट फ्रॉम 2 to 2.5 kgs और 4.5 to 5 kgs डाई। ठीक है, तो सर्वाइव कौन कर गए? अब आपको टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन बताना है, तो यहां पर आपके पास क्या होता है? पॉपुलेशन, और एक्स एक्सिस पर आपके पास क्या होता है? कैरेक्टर। तो अगर मैं बोल रही हूं कि यहां पे 2 या 2.5 किलो का बच्चा है, कम पॉपुलेशन है, 4.5 या 5 किलो का बच्चा है, कम पॉपुलेशन है,
लेकिन 3 से 3.5 किलो का बच्चा है, मैक्सिमम पॉपुलेशन है, ऐसा कर्व बनेगा। तो जो ऐसा बेल शेप कर्व होता है जिसमें एकदम एवरेज या मीन वैल्यू पर पीक दिखाई देती है, किसी एक एक्सट्रीम में नहीं दिखाई देती, इसको हम बोलते हैं स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। तो ये सिलेक्शन किस में आ जाएगा? ये स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन होगा बेटा। अगर वो आपको ये कहते ना कि बच्चे 3.5 किलो के सारे बच्चे मर गए, या तो बच्चे वो जिंदा है जो 2 या 2.5 किलो के हैं, या फिर वो जो 4.5 और 5 किलो के हैं, तो एक पीक यहां बनती, एक पीक यहां बनती, इसको बोलते हैं डिसरप्टिव। अगर ये आपको कहते हैं ना कि सिर्फ 2.5 किलो वाला बच्चा सर्वाइव कर रहा है, तो इसको बोलते हैं डायरेक्शनल। तो ये 3 चीजें होती है बेटा। आई होप आपको क्लियर हो गया हो। अगला क्वेश्चन देखो, नेम द टाइप ऑफ नेचुरल सिलेक्शन दैट टेंड्स टू रिड्यूस द जेनेटिक वेरिएशन इन द पॉपुलेशन विदाउट अफेक्टिंग द मीन। मतलब मीन अफेक्ट नहीं होना चाहिए, मीन ही सेलेक्ट होना चाहिए। ऐसी वेरिएशन जिसके बाद भी मीन ही सेलेक्ट हो, तो इसको आप लोग क्या बोलोगे? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आप उसको अफेक्ट नहीं कर रहे, इसको आप क्या बोलोगे? स्टेबलाइजिंग सिलेक्शन। आंसर होना चाहिए बेटा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, brief account of evolution. Seaweeds and few plants, they existed probably around. Seaweeds and few plants बेटा, ये तो recent ही हो गया ना, ये तो recent ही हो गया, तो ये होना चाहिए। तो बेटा एनसीईआरटी जो लिखती है सीवीड्स और फ्यू प्लांट्स के लिए, वो 320 मिलियन ईयर्स अगो लिखती है। ठीक है, 320 मिलियन ईयर्स अगो लिखती है। अगर मुझे इसको बिलियन में आंसर करना है तो मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा ना, तो ये 0.32 आ जाएगा। मुझे डिवाइड बाय 1000 करना पड़ेगा, ये 0.32 आ जाएगा। आंसर आपके पास क्या होगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, जोलेस फिशेस। तो जोलेस फिशेस तो बहुत पुरानी है, ये आई है 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले, 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले इनवर्टिब्रेट आए, फिर ये जोलेस फिशेस 350 आई है ना, बाकी फिशेस भी 350 के अराउंड आई है, सीवीड्स 320 मिलियन ईयर्स अगो पहले, और डायनासोर कब एक्सटिंक्ट हुआ है? ये अभी रिसेंटली 65 मिलियन ईयर्स अगो। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, आपको इनकरेक्ट स्टेटमेंट बताना है। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट साउथ अमेरिका जॉइंड नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिकन मैमल्स वर ओवर रिडन बाय नॉर्थ अमेरिकन फोना। ये हुआ था, नॉर्थ अमेरिका के फोना की वजह से साउथ अमेरिका के मैमल्स ओवर रिडन हो गए थे। ड्यू टू कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट पाउच मैमल्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया सर्वाइव्ड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ कॉम्पिटिशन फ्रॉम अदर मैमल्स। सही बात है, सेम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट की वजह से ऑस्ट्रेलियन मार्सुपियल सर्वाइव कर गए, लेकिन साउथ अमेरिका फोना को सफर करना पड़ा था। एवोल्यूशन ऑफ हॉर्स एलिफेंट वायरस, वायरस नहीं बिटाई, बड़े बड़े ऑर्गेनिज्म, इसमें हॉर्स आ गया, एलिफेंट आ गया, पर वायरस नहीं आएगा। देयर स्पेशल स्टोरी ऑफ एवोल्यूशन, ये गलत हो गया। मोस्ट सक्सेसफुल स्टोरी इज द एवोल्यूशन ऑफ मैन विद लैंग्वेज स्किल्स एंड सेल्फ कॉन्शियसनेस। बाकी सारी बातें एकदम ठीक है। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, आपको करेक्ट स्टेटमेंट बतानी है टिरेनोसोरस रेक्स के बारे में। तो उसके पास ह्यूज फियरसम डैगर लाइक टीथ हैं, 20 फीट इन हाइट है, बिगेस्ट ऑफ ऑल डायनासोर है। आंसर हो जाएगा डी। ये सारे ही स्टेटमेंट एकदम ठीक है, आंसर हो जाएगा डी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, द प्रोबेबल रीजन फॉर डिसअपीयरेंस ऑफ डायनासोर। तो नहीं पता, 65 मिलियन ईयर्स को पहले डायनासोर अचानक से एक्सटिंक्ट हो गए। कोई कहते हैं कि दे इवॉल्व्ड इनटू बर्ड्स, और कोई कहते हैं क्लाइमेटिक चेंजेस की वजह से। तो आंसर हो जाएगा सी। अगला क्वेश्चन देखो, ऑरिजिन एंड एवोल्यूशन ऑफ मैन। आप इन स्टेटमेंट्स को देखो, ड्रायोपथिकस रामापथिकस ये 15 मिलियन ईयर्स को पहले थे। जी हाँ, ये वो प्राइमेट है जिनका हेयरी अपीयरेंस एंड दे वॉक लाइक गोरिल्ला मोर और लेस। यस, उसमें भी ड्रायोपथिकस ज्यादा एप लाइक था, रामापथिकस फिर भी मोर मैन लाइक था। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं जरा, रामापथिकस ज्यादा मैन लाइक था बेटा, और ड्रायोपथिकस ज्यादा एप लाइक था। राम इंसानों का नाम है ना, वैसे तो भगवान जी का भी नाम है, पर एनीवे तो आप उसे रिलेट कर लेना, वो ज्यादा मैन लाइक था और ड्रायोपथिकस एप लाइक था। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा, सॉरी बी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द इमीडिएट एंसेस्टर ऑफ जीनस होमो। तो बेटा होमोस से तो शुरुआत हुई है होमो हेबिलिस की, और होमो हेबिलिस के बाद आया फिर होमो इरेक्टस, उसके बाद आए हैं फिर निएंडरथल, क्रो-मैग्नन, ये सब। इससे पहले ऑस्ट्रेलोपथिकस थे, और ऑस्ट्रेलोपथिकस के ऊपर ड्रायोपथिकस और रामापथिकस थे। तो आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी। आंसर यहां पर क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, होमो हेबिलिस पहले ह्यूमन लाइक बीइंग थे, उन्हें होमिनिड कहते थे। होमो इरेक्टस मीट खाते थे। दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं, दोनों स्टेटमेंट ट्रू हैं। होमो हेबिलिस नहीं खाते थे, पर होमो इरेक्टस मीट खाते थे। अगला क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग होमिनिड के पास ब्रेन कैपेसिटी 1400 सीसी की है। तो 1400 सीसी निएंडरथल के पास होती है बेटा, फिर क्रो-मैग्नन 1650 पे होते हैं, हम 1450 पे होते हैं। तो 1400 सीसी निएंडरथल की है। होमो हेबिलिस इज 650 to 800 सीसी, इरेक्टस इज 900 सीसी, और हमारे पास होती है 1450 सीसी। निएंडरथल 1400 सीसी में होंगे। आंसर आपके पास हो जाएगा डी।
अगला क्वेश्चन देखते हैं हम यहाँ पे द chronological order ऑफ ह्यूमन एवोल्यूशन फ्रॉम अर्ली टू द रीसेंट। तो ऑस्ट्रेलोपिथेकस आएगा, उसके बाद रामापिथिकस, नहीं, रामापिथिकस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस, फिर होमो हैबिलिस और होमो इरेक्टस, यस। रामापिथिकस के बाद होमो हैबिलिस के बाद ऑस्ट्रेलोपिथेकस नहीं आता, वो पहले आएगा। ऑस्ट्रेलोपिथेकस के इतने बाद रामापिथिकस नहीं आएगा, तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। ऐसे सिमिलर क्वेश्चन आपको पीवाईक्यू में भी देखने को मिलेंगे। विच ऑफ द फॉलोइंग हैड द स्मॉलेस्ट ब्रेन कैपेसिटी? तो जैसे जैसे नीचे जाते हो ब्रेन कैपेसिटी बढ़ती है। इन सब में तो सबसे ऊपर होमो हैबिलिस है, तो उसकी सबसे कम होगी, ये 650 to 800 होगी बेटा। फिर ये 900 होगी, ठीक है। ये फिर आपके पास, आपको पता है 1400 होती है, और ये आपके पास 1450 है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? बी। अगला क्वेश्चन देखो, रामापिथिकस ज्यादा मैन लाइक थे, ड्रायोपिथिकस ज्यादा एप लाइक थे। रामापिथिकस 15 मिलियन ईयर्स अगो पहले थे, हाँ। तो ये करेक्ट एक्सप्लेनेशन है? नहीं, दो अलग अलग बातें हैं, पर ऑफकोर्स स्टेटमेंट दोनों ठीक है। अगला क्वेश्चन देखो, एवोल्यूशन ऑफ मॉडर्न ह्यूमन एग्जिबिटेड अ ग्रेजुअल इंक्रीज इन ब्रेन साइज हुआ है। होमो हैबिलिस की ब्रेन कैपेसिटी 650 to 800 है, 2 से 3 बार मैं रिवाइज करवा चुकी हूँ। करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है, पर ये भी करेक्ट स्टेटमेंट है, आंसर हो जाएगा बी। और इसके साथ आपने खत्म कर लिए हैं टॉपिक वाइज क्वेश्चन। नाउ वी कैन स्टार्ट असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन। चलिए, तो चलो असर्शन रीजन टाइप क्वेश्चन देख लेते हैं। द फर्स्ट लिविंग फॉर्म नेम्ड प्रोटोसेल originated in the primitive oceans which were cluster of nucleoprotein which formed by composition of nucleic acid and enzymatic protein। ये हुआ था, पहले प्रोटोबायोन्स बने थे, फिर प्रोटोसेल बने थे। प्रोटोसेल को पूरा सेल लाइक स्ट्रक्चर नहीं था, पर न्यूक्लिक एसिड, एंजाइमेटिक प्रोटीन्स, ये सब उसके अंदर थे। न्यूक्लियोप्रोटीन हैड द प्रॉपर्टी ऑफ सेल्फ डुप्लीकेशन, और वो पहला साइन था कि लाइफ आएगी। और पहले आरएनए आया था, फिर डीएनए आया था। तो पहले हमारे पास एग्जैक्टली न्यूक्लिक एसिड नहीं थे, न्यूक्लियोप्रोटीन थे, और ये इस बात का साइन है कि लाइफ आ रही है। पर ये इस बात को एक्सप्लेन नहीं करेगा, तो होना तो टेक्निकली बी चाहिए बेटा, कि ये दोनों करेक्ट एक्सप्लेनेशन में नहीं है। ये दोनों, ये जो रीजन है, ये असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं कर पाता कि क्यों पानी में ही प्रोटोसेल बना, या ये सारी चीजें उसमें कैसे आई, उसको एक्सप्लेन नहीं करता। आगे देखो, एक्सपेरिमेंट किया मिलर ने किया, उन्होंने मिथेन, अमोनिया, हाइड्रोजन लिया 1:1 के रेशियो में, 1:1 के रेशियो में लिया था। एक्चुअली इन्होंने ना 2:1:2 के रेशियो में लिया था वैसे तो। इन अ लार्ज फ्लास्क एंड पास्ट स्टीम ओवर इट बाय बॉइलिंग वाटर एंड कनेक्टिंग इट टू अ ग्लास ट्यूब। तो ये रेशियो गलत लिखा हुआ है, वैसे ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए। वैसे तो ऐसा क्वेश्चन नहीं आना चाहिए अब, क्योंकि इतना डिटेल आपसे नहीं पूछेंगे, ठीक है, नहीं पूछेंगे। इलेक्ट्रिक स्पार्क वॉज डिस्चार्ज एट 800 डिग्री सेल्सियस, बेटा ये भी गलत है। तो दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी। दोनों ही गलत है, आंसर हो जाएगा डी। ये रेशियो आपसे अब नहीं पूछेंगे, तो रेशियो की वजह से अगर आपसे गलती हुई तो उसको दिल पे मत लगाना। अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा। Evolution by natural selection in a true sense would have started when cellular form of life with difference in metabolic capabilities originated on earth। सही बात है, नेचुरल सिलेक्शन तो उसके बाद शुरू होगा कि पहले आप पहला सेल्यूलर फॉर्म तो बना लो, फिर करना नेचुरल सिलेक्शन। एसेंस ऑफ लेमार्कियन थ्योरी नेचुरल सिलेक्शन है? नहीं बेटा, वो डार्विन की थ्योरी थी। लेमार्क को नेचुरल सिलेक्शन के बारे में नहीं पता था। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। समटाइम्स इन सम इंडिविजुअल such characters suddenly appears which were supposed to be present in their ancestor। बहुत टाइम तक उनके अंदर शो नहीं हो रहा, अचानक से कोई एंसेस्टर का कैरेक्टर शो होने लग जाए, जो कि एक्चुअली लोस्ट हो गया था, उसको एटाविज्म कहते हैं, उसको एटाविज्म कहते हैं। एटाविज्म प्रूव दैट एनिमल डेवलपिंग एटाविस्टिक स्ट्रक्चर हैज इवॉल्व फ्रॉम सच एंसेस्टर इन विच दिस स्ट्रक्चर्स वर फुल्ली डेवलप। तभी तो अपने एंसेस्टर का स्ट्रक्चर आपने शो किया। ये इस बात को प्रूव करता है कि अचानक से एंसेस्ट्रल कैरेक्टर आए, इसका मतलब आप उसी से आप डेवलप कर आए हो। तो ये उस एटाविस्टिक स्ट्रक्चर्स की एंसेस्ट्री को प्रूव करता है। तो ये तो बेटा रीजन भी है, ये तो इसका रीजन भी है। तो आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। चिंपैंजी क्लोजेस्ट रिलेटिव है प्रेजेंट है ह्यूमन का? हाँ, क्योंकि अगर आप इनका बैंडिंग पैटर्न देखोगे, इनके ऑटोसोम नंबर 3 और 6 में हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर है। ये इसका रीजन भी है। ये भी डायरेक्टली एनसीईआरटी में नहीं आता, पर ये हमसे बहुत ज्यादा सिमिलर है। इनके क्रोमोसोम के बैंडिंग पैटर्न तक हमसे सिमिलर होते हैं। आंसर आपके पास क्या हो जाएगा? ए। अब हम एंट्री ले रहे हैं किसमें? फिल इन द ब्लैंक्स में। तो चलिए उसको करते हैं। देखिए पहले क्वेश्चन को। द स्टडी ऑफ द हिस्ट्री ऑफ लाइफ फॉर्म्स ऑन अर्थ इज नोन एज एवोल्यूशनरी बायोलॉजी। बेटा अगर आपको ऐसा लग रहा है कि क्या फायदा है मैम फिलअप का, तो बहुत फायदा होता है बेटा। वैसे तो ऑप्शन मिलेंगे, पर सोचो अगर आप बिना ऑप्शन के भी कर पा रहे हो तो आपका टॉपिक बहुत स्ट्रांग है। आपको नहीं भी पता, मैंने आपको आंसर बता दिया, तो आपका वो लाइन रिवाइज हो गई, एनसीईआरटी की लाइन रिवाइज हो गई। तो ये इंपॉर्टेंट तो है। स्टेलर डिस्टेंस को आप किस में मेजर करते हो? तो स्टेलर डिस्टेंस मतलब अर्थ का स्टार से डिस्टेंस, और इसको हम लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। लाइट ईयर्स में मेजर करते हैं। यूनिवर्स कितनी पुरानी है? 20 बिलियन ईयर्स अगो जो है यूनिवर्स बना था। तो इतना पुराना तो यूनिवर्स आपके पास है। और हम थ्योरी कौन सी पढ़ते हैं? बिग बैंग थ्योरी। तो 20 ईयर्स ओल्ड।
In the solar system of Milky Way galaxy, Earth was supposed to have been formed about, Earth बनी है बेटा 4.5 बिलियन, मिलियन नहीं बिलियन ईयर्स अगो, और इसके 500 मिलियन साल बाद लाइफ बनी है, यानी 4 बिलियन ईयर्स अगो। तो आंसर आपके पास हो जाएगा 4। ओपेरिन ऑफ रशिया, हेल्डीन ऑफ इंग्लैंड, उन्होंने प्रपोज किया था कि पहला फॉर्म ऑफ लाइफ कुड हैव कम फ्रॉम प्री एग्जिस्टिंग नॉन लिविंग ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल, जैसे आरएनए, प्रोटीन वगैरह, एंड दैट फॉर्मेशन ऑफ लाइफ वाज प्रिसीडेड बाय केमिकल एवोल्यूशन। मतलब वो यही बात को बोलते थे कि पहले केमिकल एवोल्यूशन हुआ है, पहले मॉलिक्यूल्स बने हैं, उसके बाद हम बने हैं। तो दिस विल बी दी आंसर। अब मैं बिना ऑप्शन के सीधा सीधा इसको सॉल्व कर पा रही हूँ बेटा। अगर आप थोड़ा बहुत भी इसके आसपास पहुंच पा रहे हो, मतलब आपकी तैयारी अच्छी है। द फिटनेस अकॉर्डिंग टू डार्विन, उनके लिए तो एक ही फिटनेस थी, रिप्रोडक्टिव फिटनेस। उन्हें बहुत ज्यादा और किसी चीज के बारे में नहीं पता था, उन्हें एक ही फिटनेस समझ में आती थी कि बच्चे ज्यादा पैदा कर लो, मतलब तुम फिट हो, ठीक है। रिमेन्स ऑफ हार्ड पार्ट ऑफ लाइफ फॉर्म इन रॉक्स, पत्थरों में हार्ड पार्ट के रिमेन्स मिलना, वो भी उनके जो मर चुके हैं, उसको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। इनको हम क्या बोलते हैं? फॉसिल्स। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। स्टडी ऑफ फॉसिल्स इज नोन एज पैलियोंटोलॉजी। पैलियोंटोलॉजी, आप थोड़ी बहुत स्पेलिंग इधर उधर हो तो देख लेना, है ना। द सेम स्ट्रक्चर डेवलप्ड अलोंग डिफरेंट डायरेक्शंस ड्यू टू अडेप्टेशंस टू डिफरेंट नीड्स, दीज स्ट्रक्चर्स आर कॉल्ड। मतलब वो सेम थे पर उनकी अडेप्टेशन डिफरेंट डायरेक्शन में चली गई। तो अब आप इनको क्या बोलोगे? ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलोगे? होमोलोगस। आप ऐसे स्ट्रक्चर्स को क्या बोलोगे? होमोलोगस, क्योंकि ओरिजिन सेम है। अब इन्होंने ये बात ओरिजिन में लिख नहीं रखी, पर आपको पता है अलग अलग डायरेक्शन में जा रहा है, इसका मतलब ओरिजिन सेम है, तो ये होमोलोगस ऑर्गन की बात कर रहा है। मोथ दैट वर एबल टू डैश देमसेल्व्स, दैट इज हाइड इन द बैकग्राउंड, सर्वाइव। मतलब वो अपने आप को क्या कर पा रहे थे? कैमोफ्लेज। मतलब वो अपने आप को क्या करवा रहे थे? कैमोफ्लेज। अगर वो अपने आप को कैमोफ्लेज करवा पा रहे थे तो काम हो रहा था। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। सिंगल स्टेप लार्ज म्यूटेशन को हम क्या बोलते हैं? सॉल्टेशन। द फर्स्ट सेल्यूलर फॉर्म ऑफ लाइफ अपीयर्ड ऑन अर्थ अबाउट डैश मिलियन ईयर्स अगो। पहला नॉन सेल्यूलर बना था 3 बिलियन ईयर्स अगो पहले, और पहला सेल्यूलर बना था 2 बिलियन ईयर्स अगो पहले, जिसको आप लिख सकते हो 2000 मिलियन। बिलियन में ये 2 है, मिलियन में ये 2000 है। आगे देखो, इन 1938 एक फिश मिली थी, साउथ अफ्रीका में मिली थी बेटा। ये साउथ अफ्रीका में मिली थी, सीलोकैंथ है, लोब फिन फिशेस है। पहले लग चुका था कि ये एक्सटिंक्ट है, पर जब हमें मिली तो हमें भी बहुत खुशी हुई कि ऐसी फिश हमें मिल चुकी है जो फिश और एम्फीबियन के बीच में कनेक्टिंग लिंक है। कौन, किसने इवॉल्व कर कर पहला एम्फीबियन बनाया? तो इन्होंने। ये जो लोब फिंड फिशेस होती हैं, लोब फिंड फिशेस होती हैं, इन्हें लंग फिशेस भी कहते हैं, इन्हें लंग फिशेस भी कहते हैं। और इसी के एग्जाम्पल में ये सीलोकैंथ आते हैं बेटा। इन्होंने ही एम्फीबियन बनाया है। आगे देखो, डैश वर प्रेजेंट बट दे ऑल फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट्स स्लोली। मतलब ऐसे बोलते हैं कि इसी दौरान जब डायनासोर्स आ रहे थे, डायनासोर्स के आने से पहले, मतलब जब आप एवोल्यूशन फिशेस और एम्फीबियंस की बात करते हो, उसके बाद एनसीईआरटी लिखती है कि उस टाइम कुछ जाइंट फर्न्स और कुछ टेरिडोफाइट्स भी थे, बट वो दे फेल टू फॉर्म कोल डिपोजिट्स, फिर डायनासोर्स आ गए थे। तो यहां पर वो जाइंट फर्न्स या टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। यहां पर वो जाइंट फर्न्स या फिर टेरिडोफाइट्स की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 16। ड्रायोपथिकस रामोपथिकस वर एग्जिस्टिंग अबाउट 15 मिलियन ईयर्स अगो। होमो हेबिलिस की अगर मैं बात करूं तो ब्रेन कैपेसिटी है 650 टू 800 सीसी। ये सारे क्वेश्चंस हम मोर और लेस देख चुके हैं। फिर देखो हम करने वाले हैं ट्रू एंड फॉल्स। द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ न्यू फॉर्म इज लिंक्ड टू द लाइफ साइकिल और द लाइफ स्पैन। सही बात है, अगर लाइफ स्पैन कम तो रेट ऑफ अपीयरेंस ज्यादा। ये इनवर्स रिलेशन रखता है, और ये बिल्कुल जो है रिश्ता तो है आपस में, लेकिन कम लाइफ स्पैन तो जल्दी एवोल्यूशन। द जियोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ क्लोजली कोरिलेट विद द बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ। हाँ, जियोलॉजिकल मतलब एरा, पीरियड, इपोक जैसे जैसे बदले हैं वैसे वैसे ऑर्गेनिज्म भी बदला है, तो ये बायोलॉजिकल हिस्ट्री ऑफ अर्थ से डेफिनेटली एसोसिएटेड है। डार्विन के अकॉर्डिंग अडेप्टिव एबिलिटी एक्वायर होती है या नहीं बेटा? वो एक्वायर की तो बात ही नहीं करते, वो कहते हैं सब इनहेरिटेड है, सब इनबिल्ट है, तो दैट वुड बी फॉल्स। वो ऐसा कभी भी नहीं कहते थे कि आप अडेप्ट करोगे, नहीं। नेचुरल सिलेक्शन कैन लीड टू स्टेबलाइजेशन, डायरेक्शनल और डिसरप्शन। सही बात है, तीनों तरीके की नेचुरल सिलेक्शन हो सकती है। जो जोलेस फिशेस थी वो 500 मिलियन ईयर्स अगो पहले आई है, नहीं बेटा 350 है ना, 500 में तो इनवर्टिब्रेट्स आए हैं, जोलेस फिशेस 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले आई हैं। अबाउट 200 मिलियन ईयर्स अगो डायनासोर डिसअपियर हुए हैं, नहीं बेटा 65, बहुत रिसेंटली 65 मिलियन ईयर्स अगो पहले अचानक से ही डायनासोर्स डिसअपियर हुए हैं। होमो इरेक्टस का लार्ज ब्रेन है 900 सीसी का, ये बात तो ठीक है, एंड दे प्रोबेबली एट मीट, ये बात भी ठीक है। The story of evolution of modern man is most interesting and appear to parallel evolution of human brain and language.
जैसे जैसे इंसानों का एवोल्यूशन हुआ है उनके ब्रेन और लैंग्वेजेस में भी एवोल्यूशन हुआ है, तो ये बात भी क्या हो जाएगी, ट्रू। अगला क्वेश्चन देखते हैं मैच टाइप का। आइस एज है 75,000 से 10,000 जिसमें आपका ह्यूमन आया है, ठीक है, तो वो तो आपकी आइस एज होगी, तो मैं ए को किससे मैच कर दूंगी, 5 से। प्री हिस्टोरिक केव आर्ट अभी 18,000 साल पहले, और एग्रीकल्चर 10,000, याद रखना, केव आर्ट 18,000। ऑस्ट्रेलोपथिकस के लिए जो डेटा दिया हुआ है वो 1.5 मिलियन ईयर्स अगो का दे रखा है। नहीं, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो में तो निएंडरथल दे रखे है ना। ये थोड़ा सा हमको दोबारा जाना पड़ेगा, देखना पड़ेगा। जहां पर ऑस्ट्रेलोपथिकस की बात की है तो इन्होंने आइस एज हमको पता है 15 मिलियन ईयर्स को पहले ड्रायोपथिकस और रामोपथिकस आए हैं। 1.5 मिलियन ईयर्स को पहले होमो इरेक्टस आया बेटा, सॉरी, इसको ठीक कर लेना। और अगर मैं ऑस्ट्रेलोपथिकस की बात करूं तो वो तो ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से आए, वहां से उसको मैच कर सकते हैं। मैं लिखती भी जाती हूं, ए का अपने पास आएगा 4, बी का अपने पास आएगा, ए का अपने पास आएगा 5, बी का अपने पास आएगा 4। ऑस्ट्रेलोपथिकस अपने को ईस्ट अफ्रीकन ग्रासलैंड से मिला है, निएंडरथल एशिया के थे, सेंट्रल एशिया, ठीक है। तो सी का अपने पास होगा 1। फिश लाइक रेप्टाइल, एक ऐसा रेप्टाइल जो वापस पानी में जा रहा था और फिश लाइक रेप्टाइल था, उसके लिए वर्ड यूज होता है इक्थियोसोरस, तो डी का आपके पास हो जाएगा 2। बिगेस्ट डायनासोर टिरानोसोरस रेक्स होता है, यानी कि 3, तो ई को मैं किससे मैच कर दूंगी, 3। होमो इरेक्टस की अगर मैं बात करूं तो ये तो आपने अभी थोड़ी देर पहले देखा था, 1.5 मिलियन ईयर्स अगो पहले होमो इरेक्टस आया है, तो एफ का आपके पास क्या हो जाएगा, 7। थेरेप्सिड की अगर हम बात करें तो 2 एंसेस्टर हैं, एक थेरेप्सिड है, एक सौरोप्सिड है, एक साइनेप्सिड है, सॉरी। सौरोप्सिड से रेप्टाइल्स, क्रोकोडाइल, बर्ड्स सब बनते हैं, डायनासोर सब बनते हैं सौरोप्सिड से, और बीच में एक थीकोडोंट आता है। साइनेप्सिड जाता है पेलिकोसोरस और थेरेप्सिड में, फिर थेरेप्सिड से बनते हैं मैमल। तो थेरेप्सिड किसका एंसेस्टर है, मैमल का एंसेस्टर है, तो जी के लिए आपके पास क्या आ जाएगा, 6, ठीक है। सीलोकैंथ आपकी लंग फिशेस हैं या लॉब्ड फिन फिशेस हैं, तो सीलोकैंथ को मैच कर देंगे 10 से। डार्विन वेरिएशन की बात करूं तो अगला हमारे पास आ रहा है डार्विनियन वेरिएशन। तो अब कितने ऑप्शंस रह गए, डार्विन तो स्मॉल और डायरेक्शनल वेरिएशंस की ही बात करते थे, तो आई को मैच कर देते हैं 8 से। एंड देन वी हैव म्यूटेशन लास्ट में, तो म्यूटेशन को आप किससे मैच करोगे, कुछ रह गया यहाँ पे मैच करने के लिए, रैंडम और डायरेक्शनलेस, तो जे को आप किससे मैच कर दोगे, 9 से, ये यहां पर हो जाएगा, ठीक है। और ये आपने कर लिया मैच द फॉलोइंग कंप्लीट बिना किसी ऑप्शन के। लास्ट में हम कर रहे हैं डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन। इन द गिवन डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑपरेशन ऑफ नेचुरल सिलेक्शन आपको ABC आइडेंटिफाई करने हैं। 3 तरीके की नेचुरल सिलेक्शन होती है, अगर एवरेज वैल्यू सेलेक्ट हो रही है तो इसको आप बोलते हो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन, इसको आप बोलते हो स्टेबलाइजिंग नेचुरल सिलेक्शन। जो सेकंड आपको यहां पर दिखाई दे रही है ये डायरेक्शनल है, ये किसी भी डायरेक्शन में जा सकती है, कि अगर ये मीन वैल्यू थी तो ये इस डायरेक्शन में चलेगी, यानी आपको इस पीक के बारे में सोचना है जो यहां पर आई, तो ये आपके पास कौन सी हो जाएगी बच्चे, डायरेक्शनल टाइप की हो जाएगी। और अगर दोनों एक्सट्रीम या दोनों पीक सेलेक्ट हो रही हैं तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, डिसरप्टिव, तो ये तीनों हो जाएगा। एंड आई गेस विद दिस वी हैव कंप्लीटेड द एनसीईआरटी रिकॉल ऑफ एवोल्यूशन। पूरा चैप्टर बहुत बढ़िया तरीके से रिवाइज हो जाता है। थोड़ा बहुत जियोलॉजिकल हिस्ट्री को याद करने में टाइम लगता है बेटा, बिकॉज ईयर्स इतने सारे हैं, डेट्स इतने सारी हैं, डेटाज इतने सारे हैं कि इट इज नॉट इजी, है ना। आपको इनवर्टिब्रेट 500 मिलियन ईयर्स अगो, आपको देन 350 मिलियन ईयर्स अगो पहले आपके पास बहुत सारे ऑर्गेनिज्म, लंग फिशेस वगैरह आ जाएंगी, फिर 320 का अलग डेटा दे रखा है सीवीड्स का, 65 मिलियन ईयर्स को पहले डायनासोर्स का बता रखा है। सो मच ऑफ द डेटा, बट आप जितना ज्यादा रिवाइज करोगे उतना जल्दी उतनी ज्यादा चीजें आपको याद होती रहेंगी। इसी तरीके से और वीडियोस देखने के लिए डू सब्सक्राइब टू द चैनल एंड आई विल सी यू सून।